U32 हिंदी। नई फायरबॉल तकनीक सीखने के बाद मोहुआ ने अपना सारा ध्यान फॉर्मेशन पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब मोहुआ ने रिवर्स स्पिरिट फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली, तो वह श्री जुआंग से सलाह लेने गया, जिन्होंने एक पल के लिए विचार किया और फिर अचानक पूछा। हुआ साधक स्वर्गीय दाव की खोज करते हैं, क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय दाव क्या है? इस पर विचार करने के बाद मोहुआ ने उत्तर दिया, अमरता। अमरता परिणाम है, न कि स्वर्गीय दाव। क्या अमरता और दाव प्राप्त करना एक ही बात नहीं है? मोहुआ ने पूछा। मोहुआ की ओर देखते हुए श्री जुआंग ने हार्दिक ईमानदारी से कहा, साधक दाव को प्राप्त करते हैं और अमरता प्राप्त करते हैं केवल महान दाव को समझकर और स्वर्गीय दाव का अभ्यास करके ही वे अंततः अमरता प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्गीय दाव को समझने और दाव नियमों का पालन करने का प्रयास किए बिना जो व्यक्ति अमरता की व्यर्थ इच्छा करता है, वह तुच्छता के लिए सार को त्याग देता है और अनिवार्य रूप से गलत रास्ते पर भटक जाता है। मोहुआ को समझ तो आ गया था, लेकिन वह अवधारणा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। फिर भी उसने सिर हिलाकर श्री जुआंग के शब्दों को याद कर लिया। तो फिर क्या 5 तत्व स्वर्गीय दाव के भाग माने जाते हैं? मोहुआ ने आगे सोचा और पूछा। वे ऐसा करते हैं, श्री जुआंग ने कहा। यदि 5 तत्वों की गणना की जाती है, मोहुआ ने अपने विचार को जारी रखा, तो क्या 3 प्रतिभाएं, 4 प्रतीक, 7 सितारे और यहाँ तक कि दिव्य इंद्रिय, शरीर और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग भी स्वर्गीय दाव के पहलुओं के रूप में गिना जाता है? मोहुआ थोड़ा अनिश्चित था। श्री जुआंग ने सिर हिलाया। मोहुआ चौंका, ऐसे में क्या महान दाव बहुत जटिल नहीं है? श्री जुआंग ने कहा, महान दाव असंख्य चीजों को अपने में समेटे हुए है, स्वर्ग के नीचे की सभी चीजों को अपने में समेटे हुए है। इस दुनिया की हर चीज, घास का एक तिनका, एक पेड़, हर फूल और हर पेड़, सभी स्वर्गीय दाव के अनुरूप हैं। ये देखकर कि मोहुआ को पूरी तरह समझ नहीं आया, श्री जुआंग ने आगे बताया। प्राचीन साधक आकाश की ओर देखते थे और पृथ्वी का सर्वेक्षण करते थे, संसार की सभी प्रकार की वस्तुओं का अवलोकन करते थे और प्रकृति की शक्तियों के नियमों को समझते थे। तभी उन्होंने साधना तकनीकें और ताओवादी कौशल, साथ ही ताओ साधना की विविध श्रेणियां बनाई, जिनमें सूत्र, गोली, कलाकृति, रून शामिल हैं। दुनिया में हर चीज स्वर्गीय दाव का अनुसरण करती है और साधकों की शक्ति भी स्वर्गीय दाव से उत्पन्न होती है। मोहुआ ने गहराई से सोचा और फिर सवाल किया, यदि दुनिया में हर चीज स्वर्गीय दाव का पालन करती है, तो उन लोगों का क्या जो इसका उल्लंघन करते हैं? क्या वे इसका पालन कर रहे हैं या वे इसका उल्लंघन कर रहे हैं? स्वर्गीय दाव का उल्लंघन करने वाले तथाकथित लोग वास्तव में स्वर्गीय दाव का पालन भी कर रहे हैं, श्री जुआंग ने समझाया। महान दाव में सृजन और विनाश दोनों शामिल हैं। जो लोग स्वर्गीय दाव का पालन करते हैं, वे सृजन के दाव का पालन करते हैं, जबकि जो लोग स्वर्गीय दाव का उल्लंघन करते हैं, वे विनाश के दाव का पालन करते हैं। मोहुआ को एक आभास हुआ और वह कुछ अधिक समझने लगी। स्वर्गीय दाव एरी में विभाजित है, जो परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं, जीवन और मृत्यु एक दूसरे को आकार देते हैं, अच्छाई और बुराई एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। सभी वस्तुएं दाव का हिस्सा है, मनुष्य का प्रत्येक कार्य दाव के अनुरूप है। कुछ दाव निरंतर फलते फूलते रहते हैं, जबकि अन्य केवल आत्म विनाश की ओर ले जाते हैं। मोहुआ ने फिर सोचा, अभी भी थोड़ा उलझन में। यदि संसार की प्रत्येक वस्तु स्वर्गीय ताव का अनुसरण करती है, तो देखना और सुनना भी ताव का भाग है। तो फिर साधक स्वर्गीय ताव में क्या खोज रहे हैं? श्री जुआंग ने उत्तर दिया, महान दाव में सब कुछ शामिल है, लेकिन तथ्य यह है कि इसमें सब कुछ शामिल है। इसका मतलब यह भी है कि यह अराजकता और जटिलता से भरा है। इसमें अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, दिखावे और सार हैं। मनुष्यों में दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श और मन की इंद्रियां होती हैं, जबकि वस्तुओं में रंग, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, संवेदनाएं और विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक दिन के अवलोकन अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य के साथ मिश्रित होकर समय के साथ व्यक्ति को भ्रम और सतीपन में डुबो सकते हैं, जिससे महान दाव के सार को समझना मुश्किल हो जाता है। मोहुआ की आंखें थोड़ी चमक उठीं और फिर उसने कहा, क्या ये चिंतन मानचित्र का अध्ययन करने जैसा है, जहां सार की झलक पाने के लिए दिखावे के पार देखना पड़ता है? श्री जुआंग ने उसकी ओर स्वीकृति भरी नजरों से देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। मोहुआ अभी भी थोड़ा उलझन में था, तो फिर महान दाव का सार क्या है? श्री जुआंग ने उत्तर दिया, आपको स्वयं ही यह पता लगाना होगा। जब तक कोई अमर नहीं हो जाता, तब तक वह जिस दाव को समझता है,
वह सच्चा दाव नहीं है, और कुछ तो त्रुटिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण भी हो सकते हैं। श्री जुआंग ने फिर से हंसते हुए कहा, मैं भी अमर नहीं हुआ हूं, इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह निश्चित रूप से सही नहीं है। जिसे मैं सार समझता हूं वह शायद केवल एक गहरा आभास हो, न कि परम महान दाव। मैं समझ गया, सज्जन, मोहुआ ने सिर हिलाया। जो सिद्धांत व्यक्ति स्वयं समझता है, वे वास्तव में उसके अपने होते हैं, वरना चाहे दूसरे कितना भी सही या सही क्यों न कहें, अगर मैं स्वयं उसे नहीं समझ पाया तो मैं उसे समझ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए स्वर्गीय ताओ की खोज व्यक्ति के अपने ज्ञानोदय पर निर्भर करती है। भले ही प्रारंभिक समझ सही हो, जब तक व्यक्ति निरंतर चिंतन और मनन करता है, धीरे धीरे असत्य को त्यागता है और सत्य को संरक्षित करता है, तब तक वह अंततः महान ताओ के वास्तविक स्वरूप को देख पाएगा। श्री जुआंग ने सिर हिलाया, आपने अच्छी बात कही है। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए फिर कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, सज्जन, मैं अभी केवल क्यूई शोधन चरण में हूं, और मैं पहले से ही स्वर्गीय दाव को समझने के बारे में सोच रहा हूं। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया, उनकी आवाज धीमी थी। साधना क्यूई शोधन से शुरू होती है, और ताओ को समझना भी छोटे छोटे चरणों से शुरू होता है। कदम दर कदम, निम्न से उच्च, कमजोर से मजबूत, उथले से गहरे, तभी कोई ताओवादी हृदय गढ़ सकता है और महान ताओ को सही मायने में समझ सकता है। यह इस संसार को ऊंचाई से देखने जैसा है। यदि कोई ऊंचे स्थान से नीचे देखता है तो वह अपनी ही स्थिति से अंधा हो जाएगा और केवल स्वयं को ही देख पाएगा। केवल नीचे से शुरू करके और संसार के सामान्य लोगों का अवलोकन करके, साधकों के कष्टों का अनुभव करके ही कोई इस संसार की सबसे मौलिक चीजों को देख सकता है। मोहुआ ने सोच विचार कर सिर हिलाया। लेकिन आखिरकार वह युवा था और उसका अनुभव सीमित था। हालांकि वह श्रीमान जुआंग की बात मोटे तौर पर समझता था, लेकिन तोंगशियान शहर के बाहर व्यापक साधना जगत को न देख पाने के कारण उसकी समझ अभी गहरी नहीं हुई थी। श्री जुआंग ने हल्की सी आह भरी, ये वे सिद्धांत हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता था, अभी तुम्हें बताना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर मैं अभी यह नहीं कहूंगा तो बाद में इसे कहने का अवसर नहीं मिलेगा। मोहुआ चौंका, फिर श्री जुआंग का आशय समझ गया और गंभीरता से सिर हिलाया, सज्जन, मैं उन्हें अच्छी तरह याद रखूंगा। श्री जुआंग ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर कहा, अब जब आप इस सिद्धांत को समझ गए हैं तो मैं आपको रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन का उपयोग सिखा सकता हूं। मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ, उल्टा आत्मा गठन इन मामलों से संबंधित है। श्री जुआंग ने कहा, एक साधक द्वारा स्वर्गीय ताओ की खोज में ताओवादी हृदय के साथ साथ उसकी साधना से संबंधित पहलू भी होते हैं। महान ताओ की खोज के लिए व्यक्ति को ताओवादी हृदय और साधना दोनों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी का भी अभाव नहीं हो सकता। ऊपर जो कहा गया वह ताओवादी हृदय से संबंधित है, और जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वह साधना और निर्माण से संबंधित है, या यूं कहें कि आध्यात्मिक शक्ति के स्तर पर स्वर्गीय ताओ का सार है। श्री जुआंग का स्वर धीमा हो गया और उनकी निगाहें गहरी हो गईं। मोहुआ की आंखें तेज हो गईं और वह सीधा होकर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। श्री जुआंग ने धीरे से सांस छोड़ी और धीरे से कहा, दुनिया का मूल स्रोत क्यूई है। अराजकता की शुरुआत में एक क्यूई उभरा और सभी चीजों को जन्म दिया। प्रारंभिक क्यूई को कैस क्यूई कहा जाता था, जो अव्यवस्थित और शक्तिशाली थी। कौन जाने कितने वर्षों बाद कैस शुद्ध हो गई और वह समस्त पदार्थों का सार बन गई। इनमें से सबसे शुद्ध और केंद्रित, जिसे परिष्कृत किया जा सकता है और साधकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जा में स्वर्गीय ताओ की शक्ति निहित है। इस शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, गड़गड़ाहट, बर्फ आदि जैसे उनके मतभेदों के बावजूद दुनिया में सभी प्रकार के मंत्र और ताओवादी कौशल मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करते हैं। एक आध्यात्मिक साधक के मंत्र, यहाँ तक कि एक शरीर साधक के रक्त क्यूई और शक्ति, हालांकि उनके रूप बहुत भिन्न हैं, वे भी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट रूप हैं। मोहुआ को एक आभास हुआ, तो पंच तत्वों की शक्तियां, साथ ही मंत्र, रक्त क्यूई और शक्ति सभी दिखावे हैं। आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति का असली स्रोत है। श्री जुआंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, सही है, सभी ताओवादी कौशल, चाहे मंत्र या मार्शल आर्ट, सभी आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित हैं। क्या फॉर्मेशन के लिए भी यही बात लागू होती है? ये फॉर्मेशन के लिए भी समान है। मोहुआ ने इसके बारे में सोचा और फिर समझ गया। संरचनाओं को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए एक संरचना नेत्र की आवश्यकता होती है, जो फिर संरचना पैटर्न के माध्यम से प्रवाहित होती है और अंततः 5 तत्वों की संरचना की विशिष्ट शक्तियों को अभिव्यक्त करती है।
तो फिर रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन में क्या अलग है? मो हुआ ने पूछा। श्री जुआंग एक क्षण रुके, फिर धीरे से बोले, साधारण संरचनाएं आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करती हैं और उसका निर्माण कर पंच तत्वों की शक्तियां बनाती हैं। दूसरी ओर उल्टी आत्मा संरचना आध्यात्मिक शक्ति को उलट देती है और विघटित कर देती है, जिससे एक अधिक शुद्ध शक्ति उत्पन्न होती है, जो महान ताओ की विनाश शक्ति के सार के अधिक निकट होती है। महान दाओ उत्पन्न करता है और नष्ट कर देता है, जीवन उत्पन्न करने के लिए एकत्रित होता है, विनाश में विघटित हो जाता है। उल्टी आत्मा संरचना में ताओ की विनाश की शक्ति समाहित है। ये वास्तव में संरचना को नहीं, बल्कि संरचना के भीतर मौजूद अधिक आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति को हल करती है। किसी संरचना को तोड़ना संरचना पैटर्न को समझना है, और संरचना पैटर्न की पारस्परिक उत्पत्ति और प्रतिबंध के माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण संरचना को अनलॉक कर सकता है। इसी प्रकार उल्टी आत्मा संरचना संरचनाओं को तोड़ सकती है, लेकिन गहरे स्तर पर यह सीधे आध्यात्मिक शक्ति को भंग कर देती है। मो हुआ को शायद समझ नहीं आया, लेकिन यह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। लेकिन हम इसे कैसे तोड़ेंगे? वह संरचनाओं को तोड़ने में सक्षम था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को भंग करने के बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। श्री जुआंग एक क्षण के लिए हिचकिचाए और अंततः धीरे से बोले, दिव्य इंद्रिय गणना। मो हुआ ने भौहें चढ़ाई। यह एक और शब्द था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने जो भी फॉर्मेशन पुस्तकें पढ़ी थीं, या जिन भी फॉर्मेशन मास्टर से उनका सामना हुआ था, उनमें से किसी ने भी कभी दिव्य इंद्रिय गणना का उल्लेख नहीं किया था। सज्जन, क्या दिव्य इंद्रिय गणना भी निर्माण विधियों का एक अत्यंत गहन ज्ञान है? मो हुआ ने पूछा। श्री जुआंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये कितना गहरा है। सामान्य प्रशिक्षण मास्टर्स इसे अपने जीवन काल में कभी नहीं सीख पाएंगे। मो हुआ दंग रह गया। जीवन भर? श्री जुआंग ने पुनः जोर देकर कहा, जीवन भर? क्या उच्च श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स इसे नहीं सीखेंगे? श्री जुआंग हंसे। उच्च श्रेणी के निर्माण गुरुओं के पास केवल उच्चतर साधना और प्रबल दिव्य ज्ञान होता है, इसलिए उनके द्वारा सीखी जाने वाली निर्माण विधियों का वर्ग भी उच्चतर होता है। जब दिव्य ज्ञान के उपयोग और निर्माणों की समझ की बात आती है, तो वे कुछ निम्न श्रेणी के निर्माण गुरुओं से आगे नहीं निकल पाते। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। तो ऐसा दृष्टिकोण था। तो फिर क्या फॉर्मेशन मास्टर्स दिव्य ज्ञान गणना इसलिए नहीं सीखते क्योंकि यह अनावश्यक है, या इसलिए कि यह बहुत कठिन है? मो हुआ ने फिर पूछा। श्री जुआंग ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अनावश्यक है और इसलिए भी कि यह बहुत कठिन है। श्री जुआंग ने हल्की सी आह भरी। गठन ज्ञान विशाल और गहन है। जितना गहरा निर्माण होता है, उतना ही वह स्वर्गीय ताओ को जब्त करने और ब्रह्मांड के यिन और यांग को उल्टने की कोशिश करता है। इसकी तुलना में एक साधक की दिव्य इंद्रिय कहीं अधिक नगण्य है। कोई व्यक्ति जितना अधिक संरचना अध्ययन में जाता है, उसकी दिव्य इंद्रिय उतनी ही अपर्याप्त होती जाती है। संरचनाओं को समझने के लिए इसे पर्याप्त माना जाता है। संरचनाओं की गणना करने के लिए अतिरिक्त दिव्य इंद्रिय कहाँ से प्राप्त होगी? ये सुनकर मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। श्री जुआंग ने मो हुआ की ओर देखा। बोलते समय उनकी अभिव्यक्ति सौम्य थी। मूलतः दिव्य इंद्रिय गणना ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अभी सीखना चाहिए, लेकिन यदि मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा तो शायद भविष्य में कोई और भी नहीं सिखाएगा। ईश्वरीय ज्ञान में आपकी नींव इतनी मजबूत है, इसे न सीखना सचमुच दुख की बात होगी। मो हुआ ने उदासी के साथ कहा, सज्जन, क्या आप जाने वाले हैं? श्री जुआंग ने हल्की सी आह भरी। ऐसी कोई दावत नहीं होती जो खत्म न हो। मैं इस जगह पर काफी समय से रह रहा हूं। मो हुआ का छोटा सा चेहरा उदास हो गया। मिस्टर जुआंग ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अभी भी कुछ समय है। मैं तुम्हें कुछ और चीजें सिखाऊंगा, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से सीख लो। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो सज्जन, मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। श्री जुआंग ने हल्के से मुस्कुराकर मो हुआ को दिव्य इंद्रिय गणना समझाना शुरू किया। अब तक आपने जो भी संरचना ज्ञान सीखा है, चाहे वह संरचना माध्यम हो, संरचना पैटर्न हो, संरचना पिवोट हो, संरचना आंखें हो, एकल संरचना हो या यौगिक संरचना हो, वह सब संरचना की संज्ञानात्मक समझ पर आधारित है। आपने अवश्य देखा होगा कि निर्माण संरचना से परे, निर्माण प्रभावशीलता का सार आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह से आता है। गठन नेत्र आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह का स्रोत है, गठन माध्यम इस प्रवाह का वाहक है, तथा गठन पैटर्न और धुरी प्रवाह का प्रक्षेप पथ है। स्वर्गीय ताओ विभिन्न मार्गों से एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, और अन्य साधना तकनीकों और ताओवादी कौशलों की तरह ताओ साधना के अभ्यास में भी आध्यात्मिक शक्ति ही अंतर्निहित सार है।
तथाकथित दिव्य इंद्रिय गणना चेतना के सागर के भीतर संरचना की आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह पथ का निगमनात्मक पुनर्निर्माण है। जिस प्रकार आप अपनी दिव्य इंद्रिय के भीतर किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति की स्थिति को देखते हैं, उसी प्रकार दिव्य इंद्रिय गणना आपकी दिव्य इंद्रिय के भीतर संरचना की आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का विस्तृत निष्कर्ष है। मोहुआ को याद आया कि जब वह धूमिल वन में था तो उसने कोहरे की संरचना के अस्तित्व को महसूस किया था, जिसके कारण वह दिशाओं को पहचान सकता था। हालांकि उस समय उन्होंने जो महसूस किया वह केवल निर्माण पैटर्न की एक अस्पष्ट छाप थी, या अधिक सटीक रूप से निर्माण पैटर्न के रूप में आध्यात्मिक शक्ति की भूतिया छाया थी, न कि आध्यात्मिक शक्ति का स्पष्ट प्रवाह। मोहुआ ने डरते हुए पूछा, इसका क्या उपयोग है? श्री ज्वांग ने मुस्कुराते हुए धैर्यपूर्वक समझाया, सबसे पहले ये संरचनाओं की समझ को गहरा कर सकता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि वास्तव में संरचना पैटर्न और पिवोट्स क्या हैं, और कैसे आध्यात्मिक शक्ति पिवोट से गुजरती है और पैटर्न के माध्यम से जुड़ती है। आखिरकार निर्माण पैटर्न और धुरी रूप है और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सार है। यदि आप इस बिंदु को समझते हैं तो आप जान जाएंगे कि एक ही संरचना, जो अलग अलग तरीकों से विरासत में मिली है और अलग अलग स्कूलों से संबंधित है, संरचना पैटर्न के स्ट्रोक कार्य में हमेशा थोड़ा भिन्न क्यों होती है। आप ये भी समझेंगे कि क्यों एक ही फॉर्मेशन के लिए कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स के स्ट्रोक हर बार फॉर्मेशन पैटर्न बनाते समय भिन्न होते हैं, फॉर्मेशन की प्रभावशीलता को प्रभावित किए बिना, जबकि अन्य के लिए केवल एक गलत संरेखित स्ट्रोक पूरे फॉर्मेशन को बेकार बना सकता है। मोहुआ की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा, तो हालांकि पूर्व के गठन पैटर्न अलग हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं, जबकि बाद वाले का एक भी गलत स्ट्रोक प्रवाह को बाधित करता है, जिससे गठन विफल हो जाता है ना? श्री ज्वांग ने सहमति में सिर हिलाया और चेतावनी दी। कुछ रूढ़िवादी निर्माण गुरु, जो निर्माणों के सार को समझने में विफल रहते हैं, निश्चित निर्माण प्रतिमानों को ऐसे मानते हैं मानो वे स्वयं स्वर्गीय दाव हों। वे दृढ़तापूर्वक रूप से उस रूप का पालन करते हैं और एक भी स्ट्रोक को जोड़ने या हटाने की अनुमति नहीं देते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के पदचिन्हों पर न चले। हम मोहुआ ने जोर से सिर हिलाया। श्री ज्वांग ने आगे कहा, दूसरी बात, एक बार जब आप दिव्य इंद्रिय गणना सीख लेते हैं तो अपनी दिव्य इंद्रिय से किसी संरचना के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को महसूस करके आप उसके संरचना पैटर्न का अनुमान लगा सकते हैं। कुछ संरचनाएं बहुत गहरी छिपी होती हैं और आप उनकी जटिलताओं को नहीं समझ सकते। वे संरचनाएं जिनकी जटिलताएं आप नहीं देख सकते, सबसे खतरनाक होती हैं। यदि आप कभी विदेश यात्रा करते हैं और गलती से किसी और के फॉर्मेशन को सक्रिय कर देते हैं और फॉर्मेशन पैटर्न को देखने तथा फॉर्मेशन के प्रकार का अनुमान लगाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपके पास मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि आप गलत अनुमान लगाते हैं तथा किलिंग फॉर्मेशन को इल्यूजन एरे समझ लेते हैं, तो परिणाम भी उतने ही गंभीर होंगे। मोहुआ को अचानक एहसास हुआ, तो गणना करना सीखना, पूरी तरह से गठन में आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह पर भरोसा करना, किसी भी गठन को देखने की अनुमति देगा जिससे अन्य गठन मास्टर्स के लिए आपके साथ व्यवहार करना असंभव हो जाएगा। श्री ज्वांग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी चुपके से अन्य लोगों की संरचनाएं सीख सकता हूं? यदि कोई व्यक्ति केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही निर्माण पैटर्न का अनुमान लगा सकता है, तो उसे निर्माण आरेख की आवश्यकता नहीं होगी और वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्माण सीख सकता है। भविष्य में यदि किसी अन्य फॉर्मेशन मास्टर द्वारा निशाना बनाया जाता है, तो कोई व्यक्ति सीधे तौर पर उसके फॉर्मेशन को सीख सकता है और उसके खिलाफ उसका उपयोग कर सकता है। आपका स्वरूप शक्तिशाली है, लेकिन कुछ ही नजरों के बाद यह मेरा हो जाता है। मोहुआ पहले से ही कल्पना कर सकता था कि भविष्य में इन शब्दों को बोलते समय वह कैसा दबंग अंदाज दिखाएगा। हालांकि श्री ज्वांग ने अपना सिर हिला दिया। मोहुआ बहुत निराश हुआ और अफसोस के साथ पूछा, क्या मैं इसे गुप्त रूप से नहीं सीख सकता? आप इसे सीख सकते हैं, लेकिन इसे गुप्त रूप से सीखना नहीं कहा जाना चाहिए। श्री ज्वांग ने मुस्कुराते हुए धार्मिक आक्रोश के साथ कहा, यदि ये किसी की अपनी क्षमताओं के माध्यम से अर्जित किया जाता है और खुले तौर पर सीखा जाता है, तो इसे गुप्त रूप से सीखना कैसे माना जा सकता है? मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा, सज्जन सही कह रहे हैं। दिव्य इंद्रिय गणना का अंतिम उपयोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उल्टी आत्मा संरचना के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को उल्टना है, जिससे संरचना पतन होता है, जो विनाशकारी शक्ति को मुक्त करता है, जिसे केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। श्री ज्वांग की निगाहें तीव्र हो गईं और उनका स्वर भारी हो गया।
मो हुआ हैरान और उत्सुक था, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये संरचना की जटिलता पर निर्भर करता है। साधारण एकल संरचनाओं को ध्वस्त करने लायक नहीं है क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की संरचना बहुत कमजोर है। सामान्य मिश्रित संरचनाओं को भी ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी संरचना धुरी संरचना सरल है, केवल अधिक जटिल मिश्रित संरचनाओं को ध्वस्त करने की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर संरचना जितनी अधिक जटिल और आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी, पतन के समय शक्ति उतनी ही अधिक प्रबल होगी। मो हुआ का उत्साह बढ़ा। क्या यह उच्च स्तर के साधकों पर विजय पा सकता है? क्या प्रथम श्रेणी के संयुक्त संरचना के पतन से एक आधारशिला निर्माण साधक की मृत्यु हो सकती है? श्री जुआंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मो हुआ उत्साहित हो गया, तो मैं नहीं। मो हुआ ने भावनाओं का एक अवर्णनीय मिश्रण महसूस किया। सज्जन, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। श्री जुआंग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं बिना कहे ही जानता हूं कि आप क्या सोच रहे थे। आप एक संयुक्त संरचना को ध्वस्त करना चाहते हैं और कुछ नींव बनाने वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, है ना? मो हुआ ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं नहीं कर सकता? ये संभव नहीं है। मो हुआ के चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर श्री जुआंग ने स्पष्ट रूप से कहा, आपकी दिव्य भावना पर्याप्त मजबूत नहीं है। मो हुआ कुछ हैरान हुआ, क्या एक नींव निर्माता की दिव्य भावना भी पर्याप्त नहीं है? नहीं। श्री जुआंग ने सिर हिलाया। इतने कम फॉर्मेशन मास्टर्स दिव्य इंद्रिय गणना सीखते हैं। इसका कारण गणना के दौरान खपत होने वाली दिव्य इंद्रिय की मात्रा है, जो अविश्वसनीय रूप से अधिक है। मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी दिव्य इंद्रिय अभी नींव स्थापना की दहलीज तक पहुंची ही है। लेकिन अपनी वर्तमान दिव्य इंद्रिय से तुम ज्यादा से ज्यादा साधारण प्रथम श्रेणी के यौगिक संरचनाओं की गणना कर सकते हो। इस तरह के पतन की विनाशकारी शक्ति नींव निर्माण साधकों को घायल कर सकती है, लेकिन घातक नहीं होगी। एक नींव निर्माता की दिव्य भावना मुश्किल से दहलीज तक पहुंच रही है। मो हुआ को थोड़ी निराशा महसूस हुई। श्री जुआंग ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दिव्य इंद्रिय गणना सिखा रहा हूं, न कि इसलिए कि तुम संरचनाओं को ध्वस्त कर दो, बल्कि इसलिए कि तुम संरचनाओं के सार को समझ सको, उन्हें बेहतर ढंग से समझ सको। इस तरह तुम किसी अन्य संरचना गुरु की संरचना में पढ़कर उसकी जटिलताओं को न समझ पाने के कारण अपने जीवन को खतरे में नहीं डालोगे। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसके दिल में गर्मजोशी भर गई और उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद सर। हो चुकी थी और खाना खत्म करने के बाद मो हुआ अपनी छोटी सी मेज पर सीधा बैठ गया। मेज पर प्रथम श्रेणी का पृथ्वी अग्नि स्वरूप रखा हुआ था। मो हुआ ने श्री जुआंग द्वारा सिखाई गई दिव्य ज्ञान की गणना पद्धति का उपयोग करना शुरू कर दिया और पृथ्वी अग्नि संरचना के गठन पैटर्न की गणना करना शुरू कर दिया। दिव्य इंद्रिय गणना के दो तरीके हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा व्युत्क्रम। एक विधि है आध्यात्मिक शक्ति में गठन पैटर्न की गणना करना। संरचना के निर्माण पैटर्न के आधार पर कोई व्यक्ति बिट बाय बिट गणना करके चेतना के सागर के भीतर संरचना की आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह के संपूर्ण प्रक्षेप पथ का अनुकरण करेगा। गणना की यह विधि व्यक्ति को आध्यात्मिक निर्माण पैटर्न और अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति के साथ संबंध को स्पष्ट रूप से पहचानने की अनुमति देती है, जिससे निर्माण के सार की समझ गहरी होती है। गणना के बाद कोई भी व्यक्ति संरचना पैटर्न से संरचना के आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह में जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुमान लगा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी पेंटिंग या सुलेख के सार को पकड़ते हुए उसके भौतिक रूप को अनदेखा कर दिया जाता है। गणना की दूसरी विधि आध्यात्मिक शक्ति से निर्माण पैटर्न प्राप्त करना है। जटिल और मुश्किल संरचनाओं का सामना करते समय कोई व्यक्ति दिव्य इंद्रिय के साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करके संरचना आरेखों का अनुमान लगा सकता है। मो हुआ ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यदि उसे दिव्य ज्ञान की गणना विधि पहले से पता होती, जब उसने पहली बार धूमिल वन में प्रवेश किया था, तो उसे संरचना का अध्ययन करने के लिए पेड़ों की जड़ें खोदने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को महसूस करके ही धूमिल संरचना का पूरा संरचना आरेख निकालने में सक्षम होता। हालांकि उस समय तक उनकी दिव्य इंद्रिय ने अभी तक कोई आधार स्थापित नहीं किया था और वह गणना करना नहीं सीख पाए थे। दिव्य इंद्रिय गणना दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने और संरचनाओं के दांव को समझने के लिए एक उन्नत विधि है। मो हुआ ने प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन से शुरुआत करने की योजना बनाई तथा एक एक करके सीखी गई सभी फॉर्मेशन की पुनः गणना करने की योजना बनाई। इस अभ्यास से न केवल गणना की विधि का अभ्यास होगा, बल्कि संरचनाओं की गहरी समझ हासिल करने के लिए पुराने ज्ञान पर दोबारा गौर करने का भी अवसर मिलेगा। और पुनर्संयोजित होने वाला पहला गठन पृथ्वी अग्नि गठन था।
मोह हुआ ने अपने चेतना सागर के भीतर संरचना पैटर्न के आधार पर पृथ्वी अग्नि संरचना की आध्यात्मिक शक्ति के प्रक्षेप पथ को प्राप्त करना शुरू कर दिया। चेतना के हल्के सफेद सागर में आध्यात्मिक शक्ति के धुंधले नीले प्रक्षेप पथ महीन धागों की तरह उभरे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रकट हुए, एक एक धागे से गुंथते हुए धीरे धीरे संरचना के आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ की एक परस्पर जुड़ी चक्रीय और अंतहीन रूपरेखा का चित्रण करते हुए। उसी समय मोह हुआ की दिव्य भावना बाढ़ की तरह बह निकली। खपत की दर मोह हुआ की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी दिव्य इंद्रियां गहन और गूढ़ महान दाव के साथ संवाद कर रही थीं। महान दाव अव्यवस्थित और अस्पष्ट है, सब कुछ से भरा हुआ है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं है, और इसकी उपस्थिति को महसूस करके दिव्य संवेदना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मोह हुआ बहुत दुखी हो गया। संरचनाएं बनाते समय उन्हें कभी कभी यह अनुभूति होती थी, ऐसा लग रहा था कि वह स्वरूप को नहीं बल्कि महान दाव के मूर्त रूप को समझ रहा था। किसी संरचना को सीखने में व्यय की गई दिव्य भावना वास्तव में किसी गहन और मायावी महान दाव के चिंतन में थी। मोह हुआ ने जितना अधिक चित्र बनाए, यह एहसास उतना ही स्पष्ट होता गया। लेकिन उनके पिछले अनुभव दिव्य इंद्रिय गणना के इस वर्तमान सत्र की तुलना में कहीं भी इतने जीवंत नहीं थे, और मोह हुआ ने कभी भी दिव्य संवेदना का इतना तीव्र ह्रास अनुभव नहीं किया था जितना कि अब। जब तक उसने 2 घंटे बिताए और अंततः प्रथम श्रेणी की पृथ्वी अग्नि संरचना की गणना पूरी की, मोह हुआ को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी दिव्य इंद्रिय पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। फाउंडेशन स्थापना चरण में किसी व्यक्ति की दिव्य भावना पूरी तरह से एक एकल क्यूई शोधन प्रथम श्रेणी के गठन की गणना करने पर खर्च की गई थी। मोह हुआ को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। श्री ज्वांग ने कहा था कि दिव्य इंद्रिय गणना में बहुत अधिक दिव्य इंद्रिय की खपत होती है, लेकिन मोह हुआ ने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतना अधिक खपत होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किसी फॉर्मेशन मास्टर ने इसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। मोह हुआ पहले कुछ सोच में पड़ गया, फिर कुछ राहत महसूस की। वह स्वाभाविक रूप से कमजोर था और उसकी आध्यात्मिक जड़ में कमी थी। उसके पास जो एकमात्र शक्ति थी वह थी उसकी दिव्य अनुभूति, जो थोड़ी ज्यादा भी लगती थी। संरचनाओं की गणना करने की विधि में इतनी अधिक दिव्य इंद्रियों की आवश्यकता होती थी कि अन्य लोगों के पास इसे सीखने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन मोह हुआ के लिए यह महत्वहीन था क्योंकि उसके पास पर्याप्त दिव्य इंद्रियां थीं। गणना की यह विधि उसके सीखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। मोह हुआ ने अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान किया, फिर मानसिक रूप से समीक्षा की कि उसने क्या पाया और क्या खोया। इसके बाद उसने एक नई पृथ्वी अग्नि संरचना बनाई और उसकी फिर से गणना करने लगा। पृथ्वी अग्नि संरचना की संरचना एक समान है, संरचना पैटर्न समान है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक ड्राइन का आध्यात्मिक शक्ति प्रवाह अलग है। जिस प्रकार सभी लोगों की 2 आंखें और 1 नाक होती है तथा उनकी बनावट और संरचना भी एक समान होती है, उसी प्रकार उनकी विशिष्ट दिखावट भी बहुत भिन्न होती है। यही बात फॉर्मेशन के लिए भी लागू होती है। इसलिए प्रत्येक विशिष्ट संरचना का एक अलग आध्यात्मिक शक्ति संचालन होता है और इसकी पुनः गणना करने की आवश्यकता होती है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति का संचालन भिन्न भिन्न होता है, लेकिन मूलतः यह एक ही संरचना है। एक की सफलतापूर्वक गणना करने के बाद मोह हुआ के लिए दूसरे की गणना करना बहुत आसान हो गया। उसके बाद मोह हुआ ने कई और संरचनाओं की गणना करने की कोशिश की। जब दोपहर के 1 बज गए तो उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को चेतना के सागर में डुबो दिया और ताओवादी स्तंभ पर उल्टी आत्मा संरचना का अभ्यास जारी रखा। उन्होंने दिन में गणना का अभ्यास करने और रात में फॉर्मेशन का अभ्यास करने की योजना बनाई। मोह हुआ ने अपनी दिनचर्या इसी तरह बनाई थी, लेकिन अभ्यास करते समय उसने अचानक अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिका लिया और मन ही मन सोचा, ताओवादी स्तंभ का उपयोग संरचनाओं को चित्रित करने के लिए किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उपयोग संरचनाओं की गणना के लिए भी किया जा सकता है। जब बाहर किसी संरचना की गणना की जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रक्षेप पथ चेतना के सागर में मूर्त रूप ले लेता है। तो यदि कोई चेतना के सागर के भीतर एक गठन की गणना करना चाहे तो आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ कहाँ दिखाई देगा? अनिश्चित। मोह हुआ ने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले ताओवादी स्तंभ पर प्रथम श्रेणी की पिघलती आग की आकृति बनाई। पिघलती आग का गठन एक नया गठन था जिसकी उन्होंने अभी तक गणना नहीं की थी। फिर मोह हुआ ध्यान में बैठ गया, अपनी दिव्य इंद्रिय को पूर्णता तक पुनर्स्थापित किया और पिघलती हुई अग्नि संरचना के गठन पैटर्न को देखना शुरू कर दिया। अपनी दिव्य इंद्रिय से उनकी गणना की। मोह हुआ को ये जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उसने जो आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख की गणना की थी
वह ताओवादी स्तंभ पर दिखाई दिया। कुछ क्षण सोचने के बाद मोहुआ को मोटे तौर पर समझ आ गया। यदि इस स्तंभ को ताओवादी स्तंभ कहा जाता है तो इसमें प्रदर्शित वस्तु का सार या दाव या कहें कि संरचनाएं होनी चाहिए। यदि संरचना पैटर्न प्रदर्शित किए जा सकें तो संरचनाओं की आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ का सार भी स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित किया जा सकेगा। मोहुआ ने स्वयं को सिर हिलाया, फिर अपने मन को एकाग्र किया और पिघलती आग संरचना की गणना पूरी की। ताओवादी स्तंभ पर एक पूर्ण आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख उभरा। संरचना पैटर्न और संरचना धुरी द्वारा प्रदर्शित गहन संरचनाओं की तुलना में आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ सरल, स्पष्ट, निरंतर प्रवाहित, अंतहीन चक्रीय था, जिसमें ताओ का एक अवर्णनीय आकर्षण था। मोहुआ ने ताओवादी स्तंभ पर आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख को देखा, विचारों में खो गया और अचानक उसे एक एहसास हुआ। संरचना के भीतर संरचनात्मक संरचना पैटर्न और आध्यात्मिक शक्ति का सार एक बाहरी और आंतरिक परत थे, एक जटिल और एक सरल, एक स्थिर और दूसरा गतिशील, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, मांस और हड्डी की तरह, जो एक पूर्ण संरचना का निर्माण करते थे। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख को मिटाने के लिए आगे बढ़ने से पहले हिचकिचाया। जिस क्षण आध्यात्मिक शक्ति का प्रक्षेप पथ लुप्त हो गया, उसकी उभरती हुई दिव्य भावना पुनः अपने मार्ग पर लौट आए। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। उसका अनुमान सचमुच सही था। यदि ताओवादी स्तंभ पर संरचनाएं बनाना और फिर उन्हें मिटाना दिव्य भावना की पुनरावृत्ति की अनुमति देता है, तो ताओवादी स्तंभ पर संरचनाओं की गणना करना और आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ को मिटाना भी दिव्य भावना की पुनरावृत्ति की अनुमति देता है। यदि ऐसा होता तो वह दिव्य इंद्रिय की सीमाओं से परे जाकर दिन रात अथक प्रयास करते हुए अधिक संरचनाओं की गणना भी कर सकता था। लगातार गणना करने से संरचनाओं के बारे में उनकी समझ निरंतर गहरी होती गई। मोहुआ बहुत खुश हुआ। दिव्य इंद्रिय गणना कठिन थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक कोई दिन रात अथक अभ्यास करता रहेगा, अंततः एक दिन ऐसा आएगा जब वह इसमें निपुणता प्राप्त कर लेगा। श्री जुआंग ने उसे यही सिखाया था और उसे अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, ताकि श्री जुआंग को निराश न करना पड़े। यह विचार आते ही मोहुआ को दुख का एहसास हुआ। श्री जुआंग जल्द ही तोंगशियान शहर छोड़ने वाले थे और यह अनिश्चित था कि क्या वे कभी फिर मिलेंगे। मोहुआ ने आह भरी। उम्मीद थी कि अपने गुरु के जाने से पहले वह दिव्य इंद्रिय गणना में महारत हासिल कर लेगा और श्री जुआंग को आश्चर्यचकित कर देगा। अगले आधे महीने में अपने साधना अभ्यास के अलावा मोहुआ ने अपना अधिकांश समय दिव्य इंद्रिय गणना सीखने में बिताया। हालांकि इसमें एक अपवाद था। उस दिन जी ली और फूलान ताओवादी साझेदार बन गए। हर कोई खुश था और कुछ हिचकिचाहट के बाद मोहुआ ने भी खुशी खुशी खुद को आधे दिन की छुट्टी दे दी और अपने माता पिता के साथ जी परिवार की शादी में शामिल होने चला गया। ब्लैक माउंटेन गढ़ के नष्ट हो जाने और अधिकांश दुष्ट साधकों को मार दिए जाने तथा शेष बचे साधकों का शिकार कर लिए जाने के बाद कम से कम सतह पर तो ऐसा लग रहा था कि उथल पुथल समाप्त हो गई है। निकट भविष्य में यह असंभव था कि दुष्ट साधक पुनः कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त कर सके, शायद कम से कम 1 या 200 वर्षों तक तो नहीं। तोंगशियान शहर में रहने वाले मुक्त साधकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका बोझ उतर गया हो और अधिक कारवां आने जाने लगे। पूरा शहर अधिक चहल पहल वाला और समृद्ध हो गया। जी किंगबाई की इच्छा थी कि उनके बेटे जी ली और फू लैन का विवाह हो जाए, जिससे उनकी एक इच्छा पूरी हो गई। साधकों के लिए ताओ साधना पथ में ताओवादी भागीदार बनना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विवाह समारोह बहुत ही गंभीर और जटिल था, और यहाँ तक कि मामूली साधनों वाले किसानों के लिए भी। हालांकि समारोह को सरल बनाया जा सकता था, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा तोंगशियान शहर में ढीले किसानों का जीवन बहुत बेहतर हो गया था। हालांकि जी परिवार शहर से बाहर का था, जी किंगबाई अपनी साधना में दृढ़ थे, जीली मेहनती और दृढ़ निश्चयी थे, और फूलान को फुलू भवन में काम मिला था। तोंगशियान शहर में अपने समय के दौरान उन्होंने कुछ संसाधन भी बचा लिए थे। जब तक कुलों द्वारा कोई उत्पीड़न या ताओवादी दरबार द्वारा कोई शोषण नहीं होगा, तब तक जीवन स्वाभाविक रूप से बेहतर होता जाएगा। जी किंगबाई ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और मो शान जैसे भाइयों और दोस्तों के सहयोग से फुलू बिल्डिंग में जीली के लिए एक जीवंत और उत्सवपूर्ण शादी का आयोजन किया। मोहुआ खुशी खुशी दावत और उत्सव में शामिल हो गया। ये पहली बार था जब वह किसी किसान की शादी में शामिल हुए थे। दुल्हन और बारात के स्वागत की रीति रिवाज उसके लिए बिल्कुल नए और उत्सवपूर्ण थे। ऐसे कई रीति रिवाज थे जो मोहुआ को समझ में नहीं आए, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। वो वहां केवल मौज मस्ती में शामिल होने के लिए गए थे,
जहां भी भीड़ जाती थी वहां जाते थे तथा जहां भी उत्सव सबसे अधिक जीवंत होता था वहां देखते थे। जी परिवार के घर के सामने की छोटी गली लालटेन और पताकाओं से सजी हुई थी, ढोल और घड़ियों की आवाजों से भरी हुई थी, लाल पोशाक में लिपटी हुई थी, लटकती हुई लालटेनों से सजी हुई थी, हंसी से गूंज रही थी, खुशी की आवाजों से भरी हुई थी। जी परिवार के मुख्य हॉल के अंदर मोहुआ ने देखा कि कैसे नवविवाहित जोड़े ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए औपचारिक प्रणाम किया। जीली सुंदर और प्रतिष्ठित था जबकि फूलैन बहुत चमकीला था। दोनों ने एक दूसरे को झुककर प्रणाम किया और एक दूसरे को देखा, दोनों लाल हो गए थे और एक दूसरे से काफी मेल खाते हुए दिख रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद भोज शुरू हो सकता था। जैसे ही मोहुआ दावत का आनंद लेने वाला था, जी किंगबाई ने उसे बुलाया। जी किंगबाई ने मोहुआ को ठीक से बैठने के लिए कहा और फिर जीली और फूलैन को बुलाकर मोहुआ को एक कप चाय देने को कहा। मोहुआ चौंक गया, उठने ही वाला था लेकिन जी किंगबाई ने उसे पकड़ लिया। अंकल जी, मैं इससे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? मोहुआ ने परेशान होकर कहा। मो शान ने यह भी कहा, भाई जी, हुआ ऐसी श्रद्धांजलि स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि जी किंगबाई ने अपना सिर हिलाया, अगर वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। जी किंगबाई ने गंभीर भाव से कहा, पहले बिग ब्लैक माउंटेन पर अगर मोहुआ की सहायता नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार बच नहीं पाता। बाद में जब जीली एक पाप साधक द्वारा लगभग मार ही डाला गया था तब भी मोहुआ ने ही उसे बचाया था। और यहाँ कोर्ट लीडर लू और कोन शेंग हैं, जिनकी ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड में मृत्यु हो गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मोहुआ ही थे जिन्होंने मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया था। और तो और उसने मॉन्स्टर हंटर्स के लिए ढेरों आकृतियां बनाई। उन आकृतियों के बिना रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट्स बिजनेस की स्थापना नहीं हो पाती और मॉन्स्टर हंटर्स का पहाड़ों में जाकर राक्षसों का शिकार करना कहीं ज्यादा खतरनाक होता। उनके प्रशिक्षण की बदौलत तोनशियान शहर के मुक्त साधक बेहतर जीवन जी रहे हैं और अब हमारे पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। जी ली और फूलैन, ये दोनों बच्चे शादी करने में सक्षम हो गए। जी किंगबाई जितना अधिक बोलते गए वे उतने ही अधिक भावुक होते गए और दृढ़ता से कहते रहे, ये चाय का कप अवश्य दिया जाना चाहिए। मो शान ने मना कर दिया, भाई जी, मोहुआ अभी छोटा है, वह ऐसा सम्मान सहन नहीं कर सकता। जी किंगबाई ने जोर देकर कहा, वह भले ही युवा हैं लेकिन उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, वह सम्मान को संभाल सकते हैं। मो शान ने फिर से मना करने की कोशिश की लेकिन जीली और फूलैन पहले ही गंभीरता से मोहुआ के लिए चाय ला चुके थे। मना करने में असमर्थ मोहुआ ने अजीब तरह से चाय स्वीकार कर ली और उसे पी लिया। तभी जी किंगबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहुआ, आप हमारे परिवार के उपकारक हैं। भविष्य में चाहे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे इसके लिए आपको आग और उबलते पानी में से गुजरना पड़े, हम आपकी मदद करने में संकोच नहीं करेंगे। मोहुआ खुश और शर्मिंदा दोनों होते हुए बोला, अंकल जी, आप मेरी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। मो शान भी कुछ असहाय भाव से मुस्कुराए। सौभाग्य से चाय पीने के बाद कोई और औपचारिकता नहीं थी और मोहुआ ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी दावत में खाना खाने चला गया। भोज आनंदपूर्ण और जीवंत था। मेज पर प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट मदिरा और मांस था। मोहुआ दाहू और 3 अन्य लोगों, जिनमें दापिंग और दाजू भी शामिल थे, के साथ एक मेज पर बैठे थे। युवा मित्रों का समूह बहुत उत्साहित था और उन्होंने अपने हार्दिक भोजन का भरपूर आनंद उठाया। प्यालों की खनक के बीच मेजबान और मेहमान दोनों शाम तक खुश रहे और फिर विदा हो गए। जब मोहुआ जा रहा था तो जी किंगबाई ने फिर से व्यक्तिगत रूप से जीली और फूलैन के साथ उसे विदा किया। जी किंगबाई बहुत खुश थी और उसने खूब शराब पी रखी थी। जी ली और फूलैन भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, उनकी आंखें मुस्कान से भरी हुई थीं। मोहुआ सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, काश हर कोई हमेशा इतना शांत और आनंदित रह पाता, तब वह अधिक प्रसन्न मन से भोजन भी ग्रहण कर सकेगा। जी किंगबाई ने बहुत ज्यादा पी लिया था, इसलिए उसने दिन भर का धन्यवाद फिर से दोहराया। जी ली थोड़ा अंतर्मुखी था और शब्दों से ठीक से वाकिफ नहीं था, लेकिन जब उसने मोहुआ की तरफ देखा तो उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। फूलैन ने फिर मोहुआ को एक शादी का उपहार बॉक्स दिया। ये रहा वेडिंग केक जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगर मोगे र को ये पसंद नहीं आया तो कृपया इसे घर ले जाकर जरूर खाएं। मोहुआ ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद सिस्टर फूलैन। फूलैन ने मोहुआ को खुशी से उपहार स्वीकार करते देखा और बदले में खुशी से मुस्कुराया।
शादी का केक खूबसूरती से पैक किया गया था और वजनदार लग रहा था। मो हुआ ने पहले तो सोचा कि यह वेडिंग केक शादियों में मिलने वाली सामान्य मिठाइयों में से एक है, जिसे हर कोई खाता होगा, लेकिन घर लौटने पर उसे पता चला कि केवल उसे ही यह केक मिला था। लियू रुहुआ ने कहा, शादी का केक नवविवाहित जोड़े द्वारा हाथ से बनाया जाता है और अपने सबसे सम्मानित मेहमानों को दिया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है और सामग्री का चयन बहुत सावधानी से किया जाता है। ज्यादातर कारीगरों को जिंदगी भर शादी का केक चखने का मौका नहीं मिलता। मो हुआ आश्चर्यचकित हुआ, क्या यह इतना कीमती है? लियू रुहुआ ने सिर हिलाया, यह उनकी गहरी भावना का प्रतिनिधित्व करता है और एक आशीर्वाद भी है। किस बात का आशीर्वाद? मो हुआ कुछ उलझन में था। मैं कामना करता हूं कि आपको भी एक सामंजस्यपूर्ण और उत्तम वैवाहिक जीवन मिले। मो हुआ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, मैं अभी भी इसके लिए बहुत छोटा हूं, है ना? लियू रुहुआ हंसने से खुद को नहीं रोक सकी, इन चीजों की कामना पहले से ही की जाती है। तो क्या मैं इसे खाऊं? मो हुआ हिचकिचाया, या मुझे इसे रख लेना चाहिए और संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि केक के पीछे छिपी भावना इतनी कीमती थी कि वे उसे खाने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें लगा कि उसे रखना ही बेहतर है। लियू रुहुआ ने मजाक करते हुए हंसते हुए कहा, केक खाने के लिए होता है। यह आपकी बहन फू लैन की दयालुता है, इसे बर्बाद मत होने दें। ओह, ठीक है। मो हुआ ने सिर हिलाया, हालांकि अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने एक टुकड़ा निकाला और उसे चखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वादिष्ट। वेडिंग केक बाहर से सादा होने के बावजूद अंदर से मुलायम और चबाने लायक था। इसे काटने पर तरह तरह की फिलिंग दिखाई दी, जिससे इसका स्वाद भरपूर और खुशबूदार हो गया। ये सुगंधित और मीठा दोनों था। मो हुआ ने अपनी माँ को एक टुकड़ा दिया। माँ, आपको भी इसे आजमाना चाहिए। लियू रुहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, चूंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए मुझे इसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर यह आपके और पिताजी के लिए आशीर्वाद हो कि आप हमेशा सामंजस्यपूर्ण और आनंदित रहें। लियू रुहुआ के गाल लाल हो गए और वह हंसी, तुम बहुत बच्चे हो। लेकिन जब मो हुआ ने जोर दिया तो वह मना नहीं कर सकी और सहमति में सिर हिलाते हुए एक निवाला खा लिया। ये सचमुच अच्छा है। फू लैन सचमुच चतुर और विचारशील है। मो हुआ ने भी सहमति में सिर हिलाया। शादी का केक सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। बाद में शादी के केक के बड़े डिब्बे को देखते हुए वह सोचने लगा कि इसे कैसे बांटा जाए। इस दुर्लभ उपहार को साझा किया जाना चाहिए ताकि हर कोई खुशी का आनंद ले सके। माँ ने अपना ले लिया है, ये टुकड़ा पिताजी के लिए होगा। मास्टर चेन जीवन भर कुंवारे रहे हैं, मैं उन्हें एक टुकड़ा दूंगा और देखूंगा कि क्या इससे उन्हें पत्नी खोजने में मदद मिल सकती है। दादाजी फैंग शायद पत्नी की तलाश में नहीं होंगे, लेकिन चलो उन्हें भी इसका स्वाद चखाते हैं। बड़े यू, उनके पहले से ही 2 बेटे हैं, चलो इसे भूल जाओ। चाचा झांगलैन, हालांकि वे दिखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, वास्तव में अकेले हैं। वे एक सभ्य व्यक्ति हैं, तो चलो उन्हें भी एक मौका देते हैं। ताओवादी सैनिकों के कमांडर के रूप में चाचा नेता यांग को संभवतः एक साथी ढूंढने में कठिनाई हो रही होगी। और चूंकि हमने चाचा झांग को एक साथी दिया है, स्वाभाविक रूप से हमें उन्हें भी एक साथी देना चाहिए। पक्षपात नहीं किया जा सकता। और वहां दाहू और अन्य लोग हैं। वहां श्री जुआंग का घर भी है। मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सभी के लिए एक एक की व्यवस्था की। लियू रुहुआ ये दृश्य देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। अगले दिन मो हुआ ने टोंगक्सियन शहर का चक्कर लगाया और शादी का केक वितरित किया। कुछ लोगों को वेडिंग केक बहुत स्वादिष्ट लगे, अन्य लोगों ने मो हुआ को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कुछ लोगों के चेहरे पर जटिल भाव थे, और निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मो हुआ के चक्कर लगाने के बाद भी उसके पास लगभग आधा बचा था, जिसे उसने एक उपहार बॉक्स में पैक किया और श्री जुआंग को दे दिया। शादी का केक। श्री जुआंग कुछ आश्चर्यचकित हुए। मो हुआ ने सिर हिलाया। ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को खुशी और सद्भाव तथा एक आनंदमय वैवाहिक जीवन की कामना करता है। श्री जुआंग रुक गए, उनकी अभिव्यक्ति कई बार बदली। मो हुआ ने चुपचाप देखा और पुष्टि की कि श्री जुआंग की प्रतिक्रिया उन लोगों की थी जो यह नहीं जानते थे कि हंसे या रोए। सज्जन, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? मो हुआ ने पूछा। श्री जुआंग ने संकोच किया, लेकिन अंत में मो हुआ की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया और एक टुकड़ा चखा, फिर थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में इसका स्वाद अच्छा है। मो हुआ मुस्कुराया।
मिस्टर ज्वांग कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उनकी नज़र लाल उपहार बॉक्स और उस पर लिखे दोहरे खुशी के अक्षर पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई और उनकी आंखों में अपराधबोध की एक झलक उभर आई। एक कहानी है। मो हुआ आश्चर्यचकित था, उसने श्री जुआंग को ऐसी भावना प्रदर्शित करते हुए शायद ही कभी देखा था। मो हुआ वास्तव में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। यदि वह पूछता भी तो वह सज्जन निश्चित रूप से नहीं बताते। लेकिन न पूछने से मो हुआ को बहुत जिज्ञासा हुई। मो हुआ ने अपनी जिज्ञासा दबा ली, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, सज्जन। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, श्री जुआंग ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाया। जो बात आपको नहीं पूछनी चाहिए वह मत पूछिए, श्री जुआंग ने फटकार के लहजे में नहीं बल्कि लाचारी के भाव के साथ कहा। ओह, मो हुआ ने तुरंत संकेत समझ लिया और आगे कुछ नहीं पूछा। बांस की झोपड़ी छोड़ने के बाद मो हुआ ने शादी के केक का दूसरा हिस्सा बाई जिशेंग और बाई जिक्सी को दे दिया। बाई जिशेंग, जो आमतौर पर मिठाई के शौकीन नहीं थे, ने भी एक टुकड़ा चखा और सहमति में सिर हिलाया, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। बाकी शादी के केक बाई जिक्सी को दे दिए गए। धन्यवाद कहने के बाद बाई जिक्सी एक साफ सफेद पगोडा के पेड़ के नीचे बैठकर केक कुतरने लगी। एक पल बाद उसने सुरीली आवाज में महुआ से पूछा, ये शादी के केक कैसे बनाए जाते हैं? मुझे नहीं पता, वैसे भी यह काफी जटिल है। क्या आंटी लियू जानती हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है? हाँ, महुआ ने सिर हिलाया। बाई जिक्सी की आंखें चमक उठीं। लेकिन मेरी माँ उन्हें नहीं बनाएंगी, महुआ ने कहा। बाई जिक्सी दंग रह गई, उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। क्यों नहीं? शादी के केक का एक विशेष महत्व है, वे केवल तब बनाए जाते हैं जब किसान शादी करते हैं। बाई जिक्सी ने शादी के केक का एक और निवाला लिया और सिर उठाकर पूछा, क्या आपके परिवार में जल्द ही किसी की शादी होने वाली है? मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाई जिक्सी के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। उसने केक पर नजर डाली और फिर पूछा, क्या तुमने इन्हें चखा है? मो हुआ ने कहा, मैंने एक टुकड़ा ले लिया है। एक टुकड़ा चखना ही खुशी में हिस्सा लेने के लिए काफी था। बाई जिक्सी का सुंदर सा हाथ आगे बढ़ा, उसने डिब्बे से केक का एक टुकड़ा निकाला और मो हुआ की ओर बढ़ाया, चलो इसे साथ में खाते हैं। पूरे दिन इधर उधर भागने के बाद मो हुआ को थोड़ी भूख लगी, इसलिए उसने केक उठाया और खाना शुरू कर दिया। पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी, तालाब के पानी को हिला रही थी, कोमल घास को चिकना कर रही थी, तथा पहाड़ी आवास में पैगोडा वृक्ष की शांत सुगंध फैला रही थी। बाई जिशेंग घास पर लेटा हुआ आलस्य से एक किताब पलट रहा था। मो हुआ और बाई जिक्सी, नक्काशीदार जैड की तरह नाजुक दो बच्चे, पेड़ के नीचे बैठे चुपचाप शादी के केक खा रहे थे। बर्फ सफेद पगोडा के फूल ऊपर तैर रहे थे और उनके सामने एक बड़ा लाल उपहार बॉक्स रखा था। उसके बाद के दिन पानी की तरह शांत थे। दिन रात अथक प्रयास से महुआ की दिव्य इंद्रिय गणना क्षमता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक उसके मन में एक प्रश्न आया, क्या मैं इस संरचना को ध्वस्त करने का प्रयास कर सकता हूँ? यद्यपि श्री जुआंग ने उसे दिव्य इंद्रिय गणना सिखाई थी, लेकिन यह उसके लिए संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए नहीं था। लेकिन चूंकि उसने गणना सीख ली थी, इसलिए उसे इसे आजमाना पड़ा। मो हुआ देखना चाहता था कि संरचना का पतन वास्तव में कैसा होता है। यहां तक कि श्री जुआंग को भी संरचना के पतन के दौरान होने वाली विनाश की शक्ति अकल्पनीय लगी। आखिर यह वास्तव में कितनी शक्तिशाली हो सकती है? गठन पतन का सिद्धांत कठिन नहीं था, चुनौतीपूर्ण हिस्सा था उल्टी आत्मा गठन और दिव्य भावना गणना सीखना। मो हुआ ने अब उल्टी आत्मा संरचना सीख ली थी और यद्यपि अभी तक वह दिव्य इंद्रिय गणना में निपुण नहीं था, फिर भी इतने दिनों के अभ्यास के बाद वह बहुत अधिक कुशल हो गया था और उसने मूलतः एक संरचना को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक आधार प्राप्त कर लिया था। अभी भी पूरी तरह आश्वस्त न होने पर महुआ श्री जुआंग के पास वापस गए और सावधानीपूर्वक संरचना के ढहने की सावधानियों के बारे में पूछताछ की। श्री जुआंग ने एक नज़र में ही महुआ की पूछताछ के पीछे के उद्देश्य को समझ लिया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जिज्ञासा होना अच्छी बात है। यदि किसी व्यक्ति में संरचनाओं के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, ज्ञान की कोई प्यास नहीं है, तो ताओ साधना के लंबे मार्ग पर संरचनाओं की नीरसता से सुन्न हो जाना आसान होगा तथा संरचना के ताओ का पता लगाने की प्रारंभिक प्रेरणा खो देगा। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं था। मो हुआ की वर्तमान दिव्य समझ के साथ प्रथम श्रेणी के एकल गठन की गणना और पतन करने में सक्षम होना प्रभावशाली होगा।
प्रथम श्रेणी के एकल संरचना पतन की शक्ति हालांकि कमजोर नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल भी नहीं थी। अगर वह अकेले प्रयोग करते हुए कोई गलती भी कर देता तो भी उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। इसके बाद श्री ज्वांग ने अपना मार्गदर्शन दिया। गठन पतन दिव्य इंद्रिय गणना की नींव पर बनाया गया है। सबसे पहले संरचना के आध्यात्मिक शक्ति प्रक्षेप पथ की गणना करें और फिर उस प्रक्षेप पथ के आधार पर संरचना धुरी पर उल्टी आत्मा संरचना को स्थापित करें। जब आप बाद में गठन को सक्रिय करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति गठन धुरी के माध्यम से प्रसारित होगी और उल्टी आत्मा संरचना द्वारा क्रमिक रूप से सुलझाई जाएगी, जिससे महान गठन विघटन को प्रेरित करेगा और महान दाव की उत्पत्ति के करीब एक बल उत्पन्न करेगा, विनाश की शक्ति। श्री ज्वांग ने सब कुछ बहुत विस्तार से समझाया। मो हुआ ने श्री ज्वांग के शब्दों को ध्यानपूर्वक याद कर लिया, फिर बिग ब्लैक माउंटेन में जाकर संरचना पतन के साथ प्रयोग शुरू करने का अवसर पाया। जिस संरचना को वह ध्वस्त कर रहा था वह अभी भी प्रथम श्रेणी की पृथ्वी अग्नि संरचना थी। यद्यपि मो हुआ की दिव्य भावना फाउंडेशन स्थापना पर थी, लेकिन वह बहुत जटिल गठन की गणना नहीं कर सकता था। उसे एक सामान्य प्रथम श्रेणी के गठन विधि से शुरू करना पड़ा। मो हुआ ने आध्यात्मिक शक्ति पथ की गणना में कुछ समय लगाते हुए पृथ्वी अग्नि संरचना स्थापित की। पथ का अनुसरण करते हुए उन्होंने क्रमानुसार संरचना धुरी पर उल्टी आत्मा संरचना बनाई। काफी प्रयास के बाद मो हुआ ने अंततः सब कुछ तैयार कर लिया। सब कुछ तैयार था सिवाय गठन को सक्रिय करने के। मो हुआ ने आत्मा के पत्थरों को संरचना पर रख दिया और फिर दूर भाग गया। वह नहीं जानता था कि संरचना का पतन कितना शक्तिशाली होगा, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए दूर रहना ही बेहतर था। मो हुआ ने अग्निगोला तकनीक का प्रयोग किया, जिससे आत्मा के पत्थर चकनाचूर हो गए, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई और पृथ्वी अग्नि संरचना में प्रवेश कर गई। संरचना पर प्रकाश की एक चमक थी जो तुरंत गायब हो गई। दूर से मो हुआ ने केवल ये देखा कि संरचना में थोड़ी देर के लिए रोशनी हुई, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं हुई, आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई पटाखा जलाया हो जो फूटने में विफल रहा। मो हुआ दंग रह गया। क्या पतन असफल हो गया था या फिर गणना में कोई त्रुटि थी? मो हुआ समझ नहीं पाया और जल्दी से पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर और इंतजार करने के बाद जब उसे कोई बदलाव नजर नहीं आया तो उसने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के संचार का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तभी उसने जांच करने के लिए पास जाकर देखा। एक ही नजर में मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसका भ्रम और गहरा हो गया। गठन चला गया था, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं बचा था। केवल वे पत्थर जो इस संरचना को ढो रहे थे महीन धूल के ढेर में बदल गए थे, जो हवा के झोंके के साथ बिखर गए। तो यह सफलता है। संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, सब कुछ नष्ट हो चुका था, जिसमें संरचना माध्यम भी शामिल था जो धूल में बदल चुका था। लेकिन क्या पतन ऐसा ही होना चाहिए? अनिश्चित। मो हुआ ने फिर कोशिश की। एक बार फिर संरचना स्थापित करने और दिव्य इंद्रिय गणना का पालन करने के बाद उन्होंने संरचना को सक्रिय करने से पहले संरचना धुरी पर उल्टी आत्मा संरचना बनाई। इस बार मो हुआ ज्यादा दूर नहीं भागा। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करते हुए संरचना के पतन के दौरान होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार अंततः उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि क्या हुआ था। जैसे ही गठन सक्रिय हुआ, आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी, गठन धुरी से शुरू होकर गठन के स्वरूपों से जुड़ने लगी। लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति उल्टी आत्मा संरचना तक पहुंची तो वह विघटित हो गई। विखंडन के बाद हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति और अधिक सूक्ष्म नहीं हुई, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति के एक बिल्कुल अलग रूप में बदल गई, जिसके किनारों पर हल्की काली धारियां थीं, जो विस्मृति का आभामंडल बिखेर रही थी, जो जिस चीज को छूती थी उसे विलीन और नष्ट कर देती थी। यह प्रक्रिया अत्यंत भयावह थी, फिर भी मौन थी। नहीं, आवाज भी गायब हो गई थी, इसीलिए इतना सन्नाटा था। मो हुआ को दिल में बहुत धक्का लगा। यह आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा रूप था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। साधक आमतौर पर ताओवादी कौशलों को प्रेरित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हैं, जिससे 5 तत्वों और 3 आश्चर्यों जैसी रहस्यमयी शक्तियां निर्मित होती हैं। यदि यह प्रक्रिया सकारात्मक दिशा में है तो अब उसने जो विनाश की शक्ति देखी है वह इसके विपरीत होगी। यह आध्यात्मिक शक्ति का एक रूप था जो साधक की आध्यात्मिक शक्ति के सामान्य ढांचे से बाहर मौजूद था। यह विनाश की शक्ति थी जो महान दाओ के स्रोत के पास पहुंची, जैसा कि श्री ज्वांग ने कहा था। जब मो हुआ ने पहली बार यह सुना
तो वह समझ गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा था, तो वह वास्तव में इस विनाश की शक्ति के आतंक की सराहना कर सकता था जो स्रोत के करीब थी। एकमात्र समस्या ये थी कि विनाश की सीमा बहुत छोटी थी। जब कोई संरचना विस्फोटित होती है तो आध्यात्मिक शक्ति बाहर की ओर फैल जाती है। जब कोई संरचना नष्ट हो जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति भीतर की ओर केंद्रित हो जाती है। उसके सामने जो पृथ्वी अग्नि संरचना है, यदि उसका सामान्य विस्फोट एक बड़े तरबूज के आकार का होता, तो उसके विनाश की सीमा केवल एक छोटे नागफनी के आकार की होती। किसी दुश्मन के खिलाफ इसका उपयोग करने के लिए आपको दुश्मन को फॉर्मेशन से ही बांधना होगा, अन्यथा ये निश्चित रूप से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि इससे चोट भी लग जाए तो हाथ या पैर में चोट लगने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मो हुआ ने आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री जुआंग को इस खतरनाक विनाश विधि के बारे में बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अपनी वर्तमान दिव्य इंद्रिय के साथ वह केवल साधारण प्रथम श्रेणी के एकल संरचनाओं का ही विनाश कर सकता था। और जैसा कि श्री जुआंग ने कहा था, साधारण एकल संरचनाएं नष्ट करने लायक नहीं है क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति संरचना बहुत कमजोर है। कमजोर आध्यात्मिक शक्ति संरचना के साथ आध्यात्मिक शक्ति के विनाश से उत्पन्न शक्ति वास्तव में विशेष है, लेकिन इसका पैमाना इतना छोटा है कि इससे कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। और मजबूत आध्यात्मिक शक्ति संरचना वाले गठन कम से कम अधिक जटिल यौगिक गठन है। अपनी वर्तमान दिव्य इंद्रिय के साथ वह यौगिक संरचनाओं के लिए गणना करने में असमर्थ था। मो हुआ को कुछ निराशा महसूस हुई क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि यदि फॉर्मेशन कोलैप्स की शक्ति काफी मजबूत होती तो उसे अधिक घातक तुरुप का पत्ता मिल जाता। इस तरह यदि उसे फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर का सामना करना पड़े तो भी वह असहाय नहीं होगा। ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के हाउस होल्डर और तीसरे हाउस होल्डर को आज तक पकड़ा नहीं जा सका था। अगर उन्हें खुला छोड़ दिया गया तो निस्संदेह वे भविष्य में एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बन जाएंगे। यदि वह संरचनाओं को ध्वस्त करना सीख लेता तो जब उसका सामना उनसे होता तो उसके पास उनसे निपटने के लिए कुछ साधन होते। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके विचार बहुत सरल हो गए हैं। फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को धमकाने की शक्ति इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। मो हुआ ने फिर आह भरी। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उन्होंने इस पर विचार करना बंद कर दिया और शांतिपूर्वक दिव्य इंद्रिय गणना का अभ्यास किया, ताकि गणना के माध्यम से संरचनाओं की उनकी समझ बढ़ सके। किसी को बहुत लालची नहीं होना चाहिए, गणना अच्छी तरह से सीख लेना ही काफी है, और पतन को बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। मो हुआ ने अपने मन में खुद को चेतावनी दी। यही तो उसने करने की योजना बनाई थी। 2 दिन बाद दोपहर 1 बजे जब मो हुआ ने अपनी चेतना के सागर में गोता लगाया और ताओवादी स्तंभ पर गणना का अभ्यास किया, तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। मो हुआ ने ताओवादी स्तंभ की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी भौहें सिकोड़ लीं। गणना के बाद ताओवादी स्तंभ पर 2 आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख थे। एक वह था जिसकी उसने अभी गणना की थी और दूसरा वह था जिसकी उसने पहले गणना की थी लेकिन उसे मिटाना भूल गया था। उस समय दोनों आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख ताओवादी स्तंभ पर सह अस्तित्व में थे। मो हुआ के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उभरा। रचनात्मक चित्रकला के लिए एक ही विचार में संकल्पना की आवश्यकता होती है। क्या दिव्य इंद्रिय गणना भी वैसी ही है? एकल विचार में गर्भाधान का अर्थ यह है कि एकल संरचना के सभी पैटर्न या संयुक्त संरचना के संपूर्ण धुरी को दिव्य विचार द्वारा निरंतर और एक ही सांस में बाहर निकाला जाना चाहिए, अन्यथा संरचना सक्रिय नहीं होगी। मो हुआ पूर्वाग्रहों के साथ हमेशा सोचता था कि दिव्य इंद्रिय गणना एक ही है, लेकिन अब ऐसा लगता था कि दिव्य इंद्रिय गणना के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप आज एक संरचना के लिए गणना कर सकते हैं और कल भी जारी रख सकते हैं। जब तक चेतना के सागर में अंत में जो बनता है वह एक पूर्ण आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख है, वह पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, एक संयुक्त संरचना के लिए आप प्रत्येक एकल संरचना के लिए एक एक करके गणना कर सकते हैं और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर संयुक्त संरचना का पूर्ण स्पिरिट पावर प्रक्षेप पथ बना सकते हैं। दिव्य ज्ञान गणना को एक बार में पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। मो हुआ ने इसके बारे में सोचा और मोटे तौर पर समझ लिया। क्योंकि गठन आध्यात्मिक ऊर्जा का एक वस्तुपरक प्रवाह है, दिव्य इंद्रिय गणना से आत्मा शक्ति प्रक्षेप पथ आरेख वास्तव में गठन की एक मान्यता है। चाहे आप गणना कर पाए या नहीं, संरचना तो मौजूद है। बस हो सकता है कि आप संरचना के सार को न पहचान पाएं। इस एहसास से मो हुआ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उनके ताओवादी स्तंभ से उनकी दिव्य अनुभूति का पता लगाया जा सकता है।
इसका मतलब ये था कि वह ताओवादी स्केल का उपयोग करके बिना किसी सीमा के संरचनाओं की गणना कर सकता था। इसका ये भी अर्थ था कि पर्याप्त समय दिए जाने पर न केवल एकल संरचनाओं की बल्कि सबसे जटिल संयुक्त संरचनाओं या बड़ी संरचनाओं की भी थोड़ा थोड़ा करके गणना की जा सकती थी। संयुक्त या बड़े संरचनाओं की गणना करने में सक्षम होने का मतलब था वह यौगिक या महान संरचना विघटन का कारण बन सकता है, जिससे वास्तव में एक आधार स्थापित करने वाले साधक को नष्ट करने की जबरदस्त शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन क्या ये सचमुच इतना सरल है? मो हुआ फिर से श्री जुआंग से पूछने गया। सज्जन, संरचना गणना के लिए क्या आपको एक ही बार में सब कुछ गणना करना आवश्यक नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा हिसाब लगा सकते हैं? श्री जुआंग ने सिर हिलाया और कहा, आप कर सकते हैं। वास्तव में यही मामला है। मो हुआ ने आह भरी। वह जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच गया था और जाल में फंस गया था। अगर उसने मिस्टर जुआंग से पहले पूछा होता तो उसे यह बात पहले ही समझ आ जाती। मो हुआ ने तब कहा, तब उस स्थिति में एक संरचना को ध्वस्त करना इतना कठिन नहीं लगता। श्री जुआंग की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से जटिल हो गई और वह कहने से खुद को नहीं रोक सके। आप ये बात यहाँ कह सकते हैं, लेकिन बाहर मत कहिए वरना आपकी पिटाई हो जाएगी। मो हुआ दंग रह गया। क्यों? श्री जुआंग ने असहाय होकर कहा, संरचनाओं को ध्वस्त करने में सबसे बड़ी कठिनाई उल्टी आत्मा संरचना और दिव्य भावना गणना में है। प्रथम श्रेणी के उत्क्रमित स्पिरिट फॉर्मेशन में 10 पैटर्न होते हैं, जो सामान्य फॉर्मेशन विनिर्देशों से अधिक होते हैं। यही बात द्वितीय श्रेणी और उससे ऊपर के लिए भी सत्य है। इस दुनिया में केवल मुट्ठी भर फॉर्मेशन मास्टर्स ही हैं जो इन फॉर्मेशन में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य इंद्रिय गणना के लिए भी आधार के रूप में एक विशाल दिव्य इंद्रिय की आवश्यकता होती है। एक औसत निर्माण गुरु के पास गणना के लिए भी पर्याप्त दिव्य इंद्रिय नहीं होती। यदि वे स्वयं को गणना करने के लिए बाध्य करते हैं तो उनकी चेतना का सागर तुरंत सूख जाएगा। दिव्य ज्ञान की गणना एक ही विचार में करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके गणना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में दिव्य ज्ञान और बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए एक निर्माण गुरु के लिए यदि वे उल्टी आत्मा निर्माण नहीं जानते तो वे किसी निर्माण को ध्वस्त नहीं कर सकते। भले ही वे उल्टी आत्मा निर्माण सीख लें, उनके पास गणना करने की दिव्य समझ नहीं होगी। भले ही उनके पास गणना करने की दिव्य समझ हो, उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। यदि वे गणना नहीं कर सकते तो स्वाभाविक रूप से वे इसे ध्वस्त भी नहीं कर सकते। क्या यह इतना मुश्किल है? मो हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा था चूंकि दिव्य इंद्रिय गणना एक ही विचार में करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक संरचना को ध्वस्त करना आसान होगा। श्री जुआंग ने मो हुआ की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, तुम बच्चे, अब तुम कुछ हद तक अनजान हो। हर किसी में इतनी प्रबल दिव्य भावना नहीं होती। मो हुआ शर्म से मुस्कुराया। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, सज्जन, क्या संयुक्त संरचना के ढहने में कोई खतरा है? श्री जुआंग ने आश्चर्य से मो हुआ की ओर देखा। क्या आपने पहले भी किसी फॉर्मेशन को ध्वस्त किया है? मो हुआ जानता था कि वह श्री जुआंग को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए उसने सच बताया, मैंने प्रथम श्रेणी पृथ्वी अग्नि संरचना को ध्वस्त कर दिया। श्री जुआंग की पलकें हल्की सी झपक गईं। उसने अनुमान लगाया था कि मो हुआ जल्दी सीख जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मो हुआ वास्तव में इतनी तेजी से सीख जाएगा। उन्होंने संरचनाओं को ध्वस्त करने की विधि का केवल संक्षेप में उल्लेख किया था, फिर भी मो हुआ ने इसे स्वयं ही समझ लिया था। एक क्षण के लिए श्री जुआंग हिचकिचाए। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें पढ़ाना जारी रखना चाहिए या नहीं। दिव्य भावना गणना गठन पतन, ये पहले से ही मानक से कहीं अधिक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में वह एक शिष्य को ये बातें सिखाएगा, विशेष रूप से एक क्यूई शोधन क्षेत्र के नामात्र शिष्य को। मिस्टर जुआंग अनिर्णायक भाव से मो हुआ को देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे। एक पल बाद उनकी आंखें हल्की चमक उठी, मानो उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। सज्जन, मो हुआ ने धीरे से कहा। श्री जुआंग वास्तविकता में वापस आ गए और कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, संयुक्त संरचना को ध्वस्त करने का तरीका अभी भी वही है। बस सावधान रहें कि आप मारे न जाएं। खुद को मरवाने से बचने के लिए। मो हुआ दंग रह गया। क्या सिर्फ भाग जाने से काम चल जाएगा? या तो दूर भाग जाओ या अपने लिए एक जीवन द्वार छोड़ दो, श्री जुआंग ने कहा। जीवन द्वार, इसका क्या मतलब है? मो हुआ को समझ नहीं आया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें महान दाव के बारे में क्या बताया था, जो जीवन और विनाश को जन्म देता है? मो ने सिर हिलाया।
महान दाओ जीवन के साथ साथ विनाश भी लाता है, जहां विनाश है वहां जीवन है। किसी संरचना का पतन विनाश है और जीवन द्वार की गणना सृजन है। एक संरचना गुरु शत्रुओं को मारने के लिए संरचना का उपयोग कर सकता है, लेकिन यदि वे जीवन द्वार नहीं छोड़ते हैं तो वे मूर्ख होंगे यदि वे अपने ही संरचना द्वारा मारे जाते हैं। मोहुआ निश्चित रूप से इतना मूर्ख नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने गंभीरता से सलाह मांगी। मैं लाइफ गेट कैसे छोड़ूं? दिव्य इंद्रिय से गणना करते समय ध्यानपूर्वक ये समझे कि संरचना धुरी की आध्यात्मिक शक्ति कहाँ सबसे कमजोर है, वह जीवन द्वार है। जीवन द्वार के पास उल्टी आत्मा संरचना न बनाए। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, क्या एकल संरचना को ध्वस्त करने में भी जीवन द्वार शामिल होता है? एकल संरचना में आध्यात्मिक शक्ति की संरचना बहुत कमजोर होती है और पतन की शक्ति भी बहुत कम होती है। एक जीवन द्वार तो है, लेकिन उसकी सीमा भी छोटी है। ये लगभग वैसा ही है जैसे उसका न होना। जीवन द्वार पर केवल मिश्रित संरचनाओं और उससे ऊपर के पतन के समय ही विचार करें। समझ गया सज्जन। मोहुआ के पास और कोई सवाल नहीं था और वह सज्जन के आराम में अब और खलल नहीं डालना चाहता था। वह विदा लेने के लिए खड़ा हो गया। मोहुआ के जाने के बाद श्री जुआंग काफी देर तक बांस की कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े कोई चुपचाप श्री जुआंग के पीछे आ गए और उदासीनता से बोले, यदि आप उसे पढ़ाते रहेंगे तो मुझे डर है कि आप यहां से नहीं जा पाएंगे। श्री जुआंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सीख जाएगा। कितना लंबा? श्री जुआंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, ये जल्द ही होना चाहिए। क्या आप बच्चे मोहुआ के यौगिक संरचनाओं को ध्वस्त करना सीखने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया, ये पहले से ही उस सीमा से परे है जो उसे इस स्तर पर सीखना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे सीखता है या नहीं। मुझे चिंता थी कि मेरे जाने के बाद उसे ये सब सिखाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे सब कुछ पहले ही सिखा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे जो कुछ भी सिखाऊंगा वह उसे सीख पाएगा और उससे भी बढ़कर उसे बहुत अच्छी तरह सीख पाएगा। श्री जुआंग का भाव कुछ जटिल और भावुक था। फिर उन्होंने एक अलग लहजे में अपनी बात जारी रखी। हालांकि एक संयुक्त संरचना का पतन अलग है, इसके लिए बहुत अधिक दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। मोहुआ को इसे कम समय में सीखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। सचमुच? बूढ़े कुई ने लकड़ी की तरह कहा। श्री जुआंग ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही शब्द उनके होठों तक पहुंचे वे रुक गए। क्या वह सचमुच इसे नहीं सीख सकता? श्री जुआंग हिचकिचाए। मोहुआ ने अब तक जो कुछ किया था उसे याद करते हुए उन्हें अचानक यकीन नहीं हुआ। उनका यह नामित शिष्य वास्तव में सामान्य तर्क के अनुरूप नहीं था। वापस लौटने के बाद मोहुआ ने उत्सुकतापूर्वक यौगिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, साथ ही जीवन द्वार के लिए गणनाएं भी करने लगा। ये संरचना जितनी कठिन थी उतनी ही दिलचस्प थी। इसके अलावा एक संयुक्त संरचना का ढहना कुछ ऐसा था जो फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स को नुकसान पहुंचा सकता था। हालांकि मोहुआ को प्रयास करने के बाद ही एहसास हुआ कि यौगिक संरचनाओं के लिए गणना करने के लिए वास्तव में बहुत अधिक दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि ताओवादी स्तंभ की सहायता से भी, जिसने कार्य पूरा होने के बाद दिव्य अनुभूति पर नजर रखने की अनुमति दी, इसमें अभी भी बहुत समय लगा और यह ऐसा कार्य नहीं था जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। मोहुआ को कुछ अफसोस हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही अपना रवैया बदल लिया। यदि किसी यौगिक संरचना को ध्वस्त करने की शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी तो उस पर अधिक दिव्य ज्ञान और समय खर्च करना ही उचित था। इसके बाद मोहुआ ने धैर्यपूर्वक एक एक करके यौगिक संरचना के गठन पैटर्न की गणना शुरू की। कई दिनों बाद मोहुआ एक भोजनालय में बैठकर संरचनाओं की गणना कर रहा था, तभी चौकोर भौहों और आंखों वाला एक हट्टा कट्टा साधक वहां आया। मोहुआ की दिव्य भावना जागृत हुई और उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा। नेता यांग। नेता यांग ने एक दोस्ताना मुस्कान प्रकट की। छोटे श्रीमो, चित्रांकन संरचनाएं मैं देख रहा हूं। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर पुकारा, नेता यांग कृपया बैठ जाइए। नेता यांग मोहुआ के बगल में बैठ गए और नाराज होने का नाटक किया। मैंने कहा है कि इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे अंकल यांग कहो। ओह ओह, मोहुआ को याद आया और वो मुस्कुराए और अंकल यांग पुकारने लगी। नेता यांग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मोहुआ ने पूछा, अंकल यांग क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? मैं जाने वाला हूं और एक विदाई भोज आयोजित करना चाहता था, इसलिए मैं विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आया हूं, नेता यांग ने अपना उद्देश्य बताया। अंकल यांग आप बहुत दयालु हैं।
मोहुआ ने कहा, और फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या हमें आपके लिए एक भोज का आयोजन नहीं करना चाहिए और फिर आपको आमंत्रित नहीं करना चाहिए? आपने भोज का आयोजन कैसे किया और मुझे आमंत्रित कैसे किया? नेता यांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह मामूली बात है, इस पर ध्यान मत दीजिए। मोहुआ हैरान हो गया और उसने नेता यांग की ओर संदेह से देखा, क्या कुछ चल रहा है? एक छोटी सी बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नेता यांग बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए मोहुआ ने आगे कोई दबाव नहीं डाला। उसे एक और बात याद आ गई और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या गृहस्वामी और तीसरा व्यक्ति पकड़े गए थे? ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के नष्ट हो जाने के बाद अधिकांश दुष्ट साधक या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। शेष, जो महत्वहीन थे, यदि भाग भी गए तो भी अधिक परेशानी नहीं पैदा कर सके। लेकिन गृहस्वामी और तीसरा व्यक्ति अलग थे। उनमें से एक ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड का नेता था, जो मुख्य अपराधी था, जिसने गढ़ की स्थापना की, दुष्ट साधकों को इकट्ठा किया तथा सैकड़ों वर्षों तक बुरे कर्म करते हुए एक क्षेत्र पर शासन किया। दूसरा एक वास्तविक द्वितीय श्रेणी का दुष्ट संरचना मास्टर था, जिसके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की ताकत थी। वह दुष्ट संरचनाएं बनाने में कुशल था तथा संभवतः उसके पास अन्य अज्ञात तकनीकें भी थीं। इन दोनों को पकड़े बिना मोहुआ को हमेशा कुछ असहजता महसूस होती थी। नेता यांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उन्होंने मोहुआ से धीमी आवाज में कहा, हमने कई दिनों तक पहाड़ों की तलाशी ली, ज्यादातर दुष्ट साधकों को पकड़ लिया और शायद ही कोई चूक हुई। लेकिन गृहस्वामी और तीसरे साधक का एक भी निशान नहीं मिला। मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वे पहाड़ों में हैं, क्या उनके पास अभी भी छिपने की जगह हो सकती है? नेता यांग ने सिर हिलाया, मैं भी यही सोच रहा हूं। लेकिन पहाड़ विशाल है, वहां द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर हैं और हम इलाके से परिचित नहीं हैं, इसलिए हम बहुत साहपूर्वक खोज नहीं कर सकते। इसके अलावा वे दोनों फाउंडेशन प्रतिष्ठान में हैं और यदि वे हमारी तलाशी से बचना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। नेता यांग ने आह भरते हुए कहा, ताओवादी सैनिकों की तैनाती की एक समय सीमा होती है और अब वह समय लगभग समाप्त हो चुका है। हम अनिश्चित काल तक खोज जारी नहीं रख सकते। बाकी सब ताओवादी न्यायालय और एलडीयू पर निर्भर है। मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, धन्यवाद अंकल यांग। आप मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? मोहुआ ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, काले पर्वत के गढ़ के इस उन्मूलन में ताओवादी सैनिकों का नेतृत्व अंकल यांग के बिना तोंगजियान शहर के निर्वासित साधकों में से कई हताहत हो सकते थे। अब जबकि हमने गढ़ को सफलतापूर्वक भेद दिया है, स्वाभाविक रूप से मैं अंकल यांग का बहुत आभारी हूँ। यही तो मुझे करना चाहिए, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। नेता यांग उदासीन दिखाई दिए, लेकिन फिर भी मोहुआ द्वारा सराहना पाकर वे प्रसन्न थे और उनकी आंखों के कोनों में गर्व की झलक दिख रही थी जिसे वे छिपा नहीं सके। कुछ क्षण तक सहजता से बात करने के बाद नेता यांग जाने के लिए खड़े हो गए। कल दोपहर को उत्तरी शहर में आध्यात्मिक भोजन भवन में आना न भूलें। मोहुआ ने सिर हिलाया, जरूर जरूर। हुआ को यह विचार बहुत पसंद आया कि उन्हें मुफ्त में खाने पीने की सुविधा मिल सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। अगले दिन दोपहर को मोहुआ भोज में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि नेता यांग ने काफी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया था, जिनमें ताओवादी दरबार और ताओवादी सैनिक दरबार के अधिकारी तथा कई राक्षस शिकारी भी शामिल थे। मोहुआ के पिता मोशान भी गए, लेकिन वे जल्दी आ गए क्योंकि वे एलडीयू के साथ गए थे, संभवतः इसलिए क्योंकि उनके पास चर्चा के लिए कुछ मामले थे। मोहुआ ने अपने फॉर्मेशन पैटर्न का कुछ बार अभ्यास किया और निकलने से पहले कुछ मिश्रित फॉर्मेशन की गणना की, इसलिए वह थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन उसे दावत शुरू होने के समय तक पहुंच जाना चाहिए। जब मोहुआ सड़क पर चल रहा था तो किसने सोचा होगा कि वह झांग लैन से टकरा जाएगा। झांग लैन अनिच्छुक भाव से इधर उधर घूम रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी दिशा में जा रही हो। मोहुआ ने उनका अभिवादन किया और किसी को पुकारते हुए सुनकर और ये देखकर कि वह मोहुआ है, झांग लैन चौंक गई और उनके साथ शामिल हो गई। मोहुआ ने पूछा, चाचा झांग, क्या आप भी मुफ्त में कुछ खाना खाने जा रहे हैं? झांग लैन ने सुधार करते हुए कहा, इसे भोज में भाग लेना कहते हैं, मुफ्तखोरी नहीं। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं। झांग लैन स्पष्ट रूप से असहमत था, लेकिन फिर उसने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि भोज में भाग लेना और मुफ्तखोरी करना लगभग एक ही बात है। दोपहर के समय सड़कें काफी चहल पहल वाली थीं। वे साथ साथ टहलते और चलते थे। अचानक कुछ याद आते ही मोहुआ ने धीरे से पूछा, क्या ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में कोई नई खबर है?
झांग लैन थोड़ा हैरान हुआ। आप क्या जानना चाहते हैं? क्या दूसरा हाउस होल्डर गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या उसने कुछ कहा? झांग लैन ने चारों ओर देखा। आसपास का माहौल व्यस्त था और कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा था। फिर मोह हुआ से फुसफुसाया, दूसरा हाउस होल्डर खून का प्यासा है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वह केवल कुछ नामों पर ही प्रतिक्रिया देता है और कुछ नहीं जानता। लगभग 10 दिनों तक पूछताछ करने के बाद भी हमें उससे कुछ नहीं मिला। मोह हुआ कुछ हद तक निराश था। झांग लैन ने भौहें चढ़ाते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अब भी कुछ संदेह है? मोह हुआ ने सुरक्षा की जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री जारी की, फिर फुसफुसाया, मुझे संदेह है कि ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के पीछे कुछ लोग हैं। झांग लैन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। मोह हुआ हैरान रह गया। चाचा झांग, क्या आप भी यही सोचते हैं? झांग लैन ने सिर हिलाया। ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड की शक्ति बहुत ज्यादा है और यह इतने लंबे समय से यहाँ जमे हुए हैं। स्थानीय समर्थन के बिना यह शायद ही संभव है। मोह हुआ ने सीधे पूछा, क्या ये कियान परिवार हो सकता है? झांग लैन ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कियान परिवार ने वास्तव में क्या किया है? मोह हुआ ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। खाली समय में उन्होंने इस बारे में सोचा भी था, लेकिन बहुत विचार करने के बाद उन्हें कियान परिवार और ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बीच कोई संबंध नहीं मिला। कियान परिवार और ब्लैक माउंटेन गढ़ के बीच आत्मा पत्थरों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ था, न ही कियान परिवार ने गढ़ के दुष्ट साधकों को उनके लिए हत्या करने के लिए नियुक्त किया था, और गढ़ में कियान परिवार का कोई साधक छिपा नहीं था। झांग लैन ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में किसी पर भी संदेह किया जा सकता है, यहाँ तक कि ताओवादी दरबार एल्डर यू और यहाँ तक कि मुझ पर भी, झांग लैन पर भी। आपको अनुमान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और अपना निर्णय साक्ष्यों के आधार पर लेना चाहिए, अन्यथा गलतियां होना आसान है। मोह हुआ को पता था कि झांग लैन उसका मार्गदर्शन कर रही है और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। चाचा झांग, मैं इसे याद रखूंगा। ये बच्चा सचमुच चीजों को जल्दी समझ लेता है। झांग लैन ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसे संतुष्टि तो हुई, लेकिन साथ ही थोड़ा कड़वा मीठा भी महसूस हुआ। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो उसके पास मोह हुआ को सिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, और स्वाभाविक रूप से उसके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना जरूरी है, वरना मैं न सिर्फ मोह हुआ के सामने बल्कि उस नौजवान यांग जियोंग के सामने भी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाऊंगा। झांग लैन ने मन ही मन विलाप किया। मोह हुआ झांग लैन के विचारों से अनजान, अभी भी ब्लैक माउंटेन गढ़ के मामले से परेशान था। अगर यह कियान परिवार नहीं है तो कौन हो सकता है? ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ उनका क्या लेन देन हो सकता है? ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड की मदद के लिए उन्होंने वास्तव में क्या किया है? जैसे ही मोह हुआ चलते हुए और विचार करते हुए वे दोनों आध्यात्मिक भोजन भवन में पहुंचे। मोह हुआ ने अस्थायी रूप से अपने प्रश्नों को एक तरफ रख दिया और झांग लैन के साथ इमारत में ऊपर चला गया। विदाई भोज बहुत भव्य था और इसमें कई अतिथि उपस्थित थे, जिनमें से अधिकांश मोह हुआ के परिचित थे। सहज महसूस करते हुए मोह हुआ ने एक सीट ली और सभी के अपने चॉपस्टिक का उपयोग शुरू करने का इंतजार किया। उसके बाद उसने खुशी से खाना शुरू कर दिया। नेता यांग मोह हुआ के पास बैठे, झुके और धीरे से पूछा, मोह हुआ, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? क्या तुम ताओवादी सैनिकों के दरबार में शामिल होना चाहोगे? मोह हुआ ने अपने पिता मो शान की ओर देखा। नेता यांग ने आगे कहा, मैंने भाई मो शान से पूछा और उन्होंने कहा कि यह सब आप पर निर्भर है। वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। झांग लैन ने फिर बुदबुदाया, अभी भी बुरी नीयत पाल रहा है, कितना मोटा चेहरा है। नेता यांग ने कहा, यह एक महान अवसर है। ताओवादी सैनिक न्यायालय में ऐसी क्या खास बात है? ये वैसे भी आपके ताओवादी न्यायालय से बेहतर है। ताओवादी दरबार के बुजुर्ग दरबारी नेता ने खुद को शांत रखा, ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो, फिर भी वह खांसने से खुद को नहीं रोक सके। अपनी गलती का एहसास होने पर नेता यांग ने दरबारी नेता से माफी मांगी। मेरा मतलब था कि झांग लैन की कमी है, ताओवादी दरबार की नहीं। लॉर्ड कोर्ट लीडर, कृपया बुरा न माने। कोर्ट लीडर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन झांग लैन ने जवाब दिया, यांग, इसे आगे मत बढ़ाओ, वरना मैं तुम्हारी शर्मनाक घटनाओं को हमारे कोर्ट लीडर के सामने उजागर कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई शर्मनाक घटना नहीं होती? कौन किससे डरता है? दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया।
सौभाग्यवश आसपास बहुत से मेहमान थे और सभी लोग जश्न मना रहे थे तथा आनंद ले रहे थे, जिससे माहौल सामान्यतः सौहार्दपूर्ण था। शुरू में मोहुआ ने उनकी बहस सुनी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह मामूली बात है और वह खुद भी भूखा है, तो उसने उनकी बात अनसुनी करते हुए जी भरकर खाना खाया। नेता यांग और झांग लैन के बीच कुछ देर तक बहस हुई। उसके बाद नेता यांग को याद आया कि वह अपने झगड़े में इतना व्यस्त हो गए थे कि वह महत्वपूर्ण मामले को लगभग भूल ही गए थे। उसने फिर से मोहुआ को गौर से देखा। भोजन में तल्लीन मोहुआ ने नेता यांग की नजर देखी, मुफ्त भोजन के लिए बाध्य महसूस किया और सीधे मना करने में परेशानी महसूस की, इसलिए उसने चतुराई से जवाब दिया। बैकवोट 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 बैकवोट। अंकल यांग, मैं अभी भी फॉर्मेशन सीखना चाहता हूँ। एक बार जब मैं फॉर्मेशन में प्रगति कर लूंगा, तब मैं ताओवादी सैनिकों में शामिल होने या न होने पर विचार करूंगा, मोहुआ ने कहा। मोहुआ ने सोचा था कि नेता यांग बहुत खुश नहीं होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नेता यांग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने प्रशंसा में कहा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक फॉर्मेशन मास्टर जो पूरी तरह से ताओ के प्रति समर्पित है और फॉर्मेशन के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, वह वास्तव में धर्मी ताओ का पालन कर रहा है। ताओवादी सैनिकों के दरबार में शामिल होना इंतजार कर सकता है, और अगर भविष्य में आपने फॉर्मेशन में उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और आप शामिल नहीं होना चाहते, तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। नेता यांग ने दयालुता से मुस्कुराते हुए अपना गुप्त एजेंडा उजागर किया। आप सीधे यांग परिवार में भी शामिल हो सकते हैं। झांग लैन ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक थूका, क्या तुम शराब के कुछ प्यालों से इतने नशे में हो कि दिन के उजाले में सपने देखने लगे हो? अगर वह किसी के साथ शामिल हो रहा है, तो वह झांग परिवार होगा। तुम्हारी बारी कब है? मेरा यांग परिवार एक प्रमुख कबीला है और झांग परिवार नहीं है। मैं आपसे बहस नहीं करने जा रहा हूं। मानो मैं आपसे बहस करने के लिए उत्सुक हूं। डॉट डॉट डॉट। दोनों में एक बार फिर बहस होने लगी। मोहुआ ने असहाय होकर आह भरी और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जब दावत समाप्त हो गई और सभी लोग चले गए, तो मोहुआ काफी संतुष्ट महसूस करते हुए चला गया। जैसे ही वे भूतल पर पहुंचे, समूह ने एक दूसरे से कुछ सुखद बातें की और विदा होने वाले थे। कुछ ही दिनों में नेता यांग अपनी सेना को लेकर चले जाएंगे। ताओ साधना का लंबा और कठिन रास्ता आगे था, और कौन जाने वे फिर कब मिलेंगे। चूंकि उनका प्रस्थान निकट था, झांग लैन ने नेता यांग के साथ बहस करना बंद कर दिया। टोंगक्सियन शहर के ढीले साधकों की ओर से एल्डर यू ने नेता यांग को कुछ उपहार भेंट किए और धन्यवाद में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। इस बार ये सब नेता यांग की रणनीतिक कमान और ताओवादी सैनिकों की बहादुरी और कुशल लड़ाई के कारण संभव हुआ, जिससे ब्लैक माउंटेन गढ़ को नष्ट कर दिया गया और टोंगशियान शहर की शांति सुनिश्चित हुई। ये तो एक छोटी सी बात थी, एल्डर यू बहुत विनम्र हैं, नेता यांग ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, इसके अलावा अगर हम इस मामले की बात करें तो हम सचमुच मोहुआ के बहुत आभारी हैं। झांग लैन उसे तिरस्कार भरी नजर से देखने से खुद को नहीं रोक सकी, बस बहुत हो गया। क्या वह मोहुआ को अंतहीन प्रशंसा के साथ ताओवादी सैनिकों के दरबार में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश नहीं कर रहा था? मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कह रहा हूं, नेता यांग ने गंभीरता से कहा। युद्ध में संरचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। संरचना मास्टर मोहुआ के बिना ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड का उन्मूलन वास्तव में एक महान संघर्ष होता। दरबारी नेता जोऊ ने इस पर विचार किया, आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। लीडर यांग गलत नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि यह युवक एक फॉर्मेशन मास्टर है, अन्यथा हम कभी भी चट्टानों के बीच छिपे हुए पहाड़ी रास्ते की खोज नहीं कर पाते, धुंधले जंगल की वास्तविकता को नहीं देख पाते, या ब्लैक माउंटेन गढ़ के छिपे हुए द्वार को नहीं खोज पाते। संरचनाओं की परत दर परत से मजबूत किए गए गढ़ को भेदने की तो बात ही छोड़ दें। इसके बाद दरबारी नेता जोऊ ने भी अपनी प्रशंसा का दौर शुरू किया। एल्डर यू ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। मॉन्स्टर हंटर के बच्चे मोहुआ को प्रशंसा में शामिल होना अनुचित लगा, इसलिए उसने सहमति में विनम्रतापूर्वक सिर हिला दिया। मो शान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, आप दोनों मुझे बहुत अधिक श्रेय देते हैं। हालांकि चूंकि मोहुआ उनका बेटा था और फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स में से 2 द्वारा उसकी प्रशंसा सुनकर उन्हें अंदर से बहुत गर्व महसूस हुआ। एक दूसरे को विदाई देने के बाद मोहुआ मो शान के पीछे घर वापस आ गया। उनके आसपास की सड़कें हलचल भरी और शोरगुल वाली थीं, तथा बाजार शहर एक ग्रिड में फैला हुआ था। सड़क पर चलते हुए मोहुआ को नेता यांग और दरबारी नेता जोऊ के प्रशंसा भरे शब्द याद आ गए।
वो अंदर से खुश हो गया और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराया, मोहुआ को अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ समझ लिया है, लेकिन वह विचार की स्पष्टता को पूरी तरह समझ नहीं पाया। मोहुआ ने नेता यांग और दरबारी नेता झोऊ के शब्दों पर फिर से विचार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फॉर्मेशन मास्टर मोहुआ के बिना ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड का उन्मूलन वास्तव में एक महान संघर्ष होता। बिना फॉर्मेशन मास्टर के ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड को खत्म करना एक बड़ा संघर्ष होगा। बिना किसी फॉर्मेशन मास्टर के पहाड़ी रास्ते की खोज करें, धूमिल वन की वास्तविकता को देखें, ब्लैक माउंटेन गढ़ के द्वार को खोजें। बिना फॉर्मेशन मास्टर के मोहुआ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब अचानक उसके मन में एक विचार आया। ढीले साधकों के पास फॉर्मेशन मास्टर्स का अभाव होता है। ढीले साधकों में से कुछ ही लोग संरचनाओं का अध्ययन करते थे तथा उनमें से किसी के प्रथम श्रेणी तक पहुंचने की संभावना और भी कम थी। मोहुआ स्वयं एक अपवाद थे। उनके पास ताओवादी स्तंभ था, जो जन्म से ही एक असाधारण दिव्य ज्ञान था। उन्होंने प्रशिक्षक यान से मुलाकात की और सौभाग्य से श्री ज्वांग के नामात्र के शिष्य बन गए। रात दिन ड्राइंग फॉर्मेशन पर अथक परिश्रम करके वे एक प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बनने में सफल रहे। सामान्यतः लूज कल्टीवेटर्स के लिए फॉर्मेशन मास्टर का निर्माण करना असंभव होगा। फॉर्मेशन मास्टर के बिना क्या होगा? मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ध्यान से सोचा। उसे अपने अंदर बढ़ती ठंडक महसूस हो रही थी। यदि ढीले साधकों के बीच कोई गठन गुरु नहीं होते तो कोई भी गुप्त गठन के आर पार नहीं देख पाता, हजारों मील गहरे रसातल में फैले पहाड़ी रास्ते की खोज नहीं कर पाता, धूमिल वन से घिरे ब्रह्मपूर्ण वास्तविकता को भेद नहीं पाता, न ही कोई काले पर्वतीय गढ़ के अदृश्य द्वार का पता लगा पाता। पहाड़ों की गहराई में दुष्ट साधकों के भयानक घोंसले के अस्तित्व के बारे में जानने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्लैक माउंटेन गढ़ संरचनाओं के कारण बिग ब्लैक माउंटेन पर चुपचाप मौजूद हो सकता है। जब तक कोई ढीले साधक नहीं थे जो संरचनाओं में कुशल थे और छिपे हुए और कोहरे की संरचनाओं को तोड़ने में असमर्थ थे। वे वहां बस सकते थे, हत्या कर सकते थे, दुष्ट कौशल विकसित कर सकते थे, मानव गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, और किसी को कभी पता नहीं चलेगा। मोहुआ सदमे से हौंफने लगा। उसने स्वयं को शांत होने और चिंतन करने के लिए मजबूर किया। वे नहीं चाहते कि ढीले साधक संरचनाएं सीखें। मोहुआ को याद आया कि शुरू में तोंगजियांग गेट से संरचनाएं सिखाई जा सकती थीं। लेकिन बाद में जब प्रशिक्षक यान चले गए और कोई भी फॉर्मेशन पैटर्न नहीं सिखा सका, तो टोंगक्सियन गेट ने फॉर्मेशन पाठ्यक्रम देना बंद कर दिया, और उसी समय मोहुआ ने टोंगक्सियन गेट से बाहर निकल गया क्योंकि वह फॉर्मेशन नहीं सीख सका। इसके बाद ढीले साधकों के लिए संरचनाएं सीखना लगभग असंभव हो गया, जिससे संरचना में निपुणता का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। यदि मोहुआ न होता तो वास्तव में ढीले साधकों के बीच कोई भी फॉर्मेशन मास्टर नहीं होता। प्रशिक्षक यान चले गए और लूज कल्टीवेटर्स फॉर्मेशन नहीं सीख सके। और प्रशिक्षक यान क्यों चले गए? मोहुआ ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर धीरे धीरे एहसास से उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये कियान परिवार था। बैकवर्ड कियान परिवार ने दबाव डाला, जिससे प्रशिक्षक यान को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और तोंगजियांग गेट ने अब संरचनाएं नहीं सिखाईं। इस तरह कियान परिवार संरचनाओं पर एकाधिकार कर सकता था और ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड भी अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए संरचनाओं का उपयोग कर सकता था। तोंगशियान शहर के लापरवाह साधक, क्योंकि वे संरचनाओं को नहीं समझते थे, कभी नहीं जान पाएंगे कि दुष्ट साधकों ने उनके साथ क्या किया था। मोहुआ जितना अधिक इसके बारे में सोचता, उसका दिल उतना ही ठंडा होता जाता और उसके भीतर झिझक की एक झलक उभरती। क्या कियान परिवार की साजिश सचमुच इतनी दूरगामी हो सकती है? चलते हुए मोशान ने देखा कि मोहुआ अचानक रुक गया, मानो किसी विचार से प्रभावित हो गया हो। उसकी अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती जा रही थी, यहाँ तक कि डर भी प्रकट हो रहा था, जिसने उसे चिंतित होकर पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ? मोहुआ अचानक अपनी कल्पना से बाहर आया, एक पल के लिए सोचा, फिर गंभीरता से कहा, पिताजी चलो एल्डरयू को ढूंढते हैं। मोशान को नहीं पता था कि मोहुआ को क्या एहसास हुआ था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह कोई खोज होगी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मोहुआ मोशान के पीछे पीछे यू परिवार के पास गया। एल्डर यू अभी अभी लौटे थे और हॉल में आराम से चाय पी रहे थे। जब उन्होंने सुना कि मोहुआ आ गया है तो वे खुशी से उठे और कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्होंने मोहुआ के गंभीर भाव देखे और उनके बगल में मोशान भी बहुत गंभीर दिख रहे थे।
एल्डर यू आश्चर्यचकित रह गए और उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मो हुआ ने अपने विचार एकत्र किए और अपनी अटकलें साझा की। कियान परिवार ने प्रशिक्षक यान को छोड़ने के लिए मजबूर किया और टोंगक्सियन गेट को संरचनाएं सिखाने से रोक दिया ताकि ब्लैक माउंटेन स्ट्रोंगहोल्ड पहाड़ों में गहरे छिपने के लिए संरचनाओं का उपयोग कर सके और कई अनदेखे बुरे काम कर सके। एल्डर यू ने गहरी सोच में डूबे हुए अपनी पतली उंगलियों को मेज की सतह पर थपथपाते हुए धीरे से कहा, यह काफी संभव है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक दूर की कौड़ी है। ये संभव है कि कियान परिवार ने लाभ कमाने के लिए संरचनाओं पर एकाधिकार कर लिया हो। जरूरी नहीं कि ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड को कवर करने के लिए ऐसा किया हो। ये केवल एक सुराग था, निर्णायक सबूत नहीं। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि यह बहुत दूर की बात है, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं। एल्डर यू ने पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? ब्लैक माउंटेन गढ़ पर हमले के दौरान आपने दुष्ट साधकों से लड़ाई लड़ी थी। क्या वास्तव में अंदर कियान परिवार का कोई साधक नहीं था? मो हुआ ने पूछा। एल्डर यू की निगाहें तेज हो गईं। उन्होंने एक बार फिर ध्यान से सोचा, लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, कम से कम वे कुछ गृहस्थ लोग कियान परिवार से तो नहीं थे। मो शान ने यह भी कहा, अन्य क्यूई शोधन क्षेत्र के दुष्ट साधकों, मैंने भी कियान परिवार से किसी को नहीं देखा। मुख्य गृहस्वामी के बारे में क्या आप उसकी पहचान जानते हैं? एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया। वह काले कपड़े से ढका हुआ था, उसका चेहरा अदृश्य था और उसकी आभा बहुत अपरिचित थी, यहाँ तक कि टोंगक्सियन शहर के स्थानीय फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर से भी मेल नहीं खाती थी। मो हुआ ने अपना सिर खुजलाया, फिर से अनिश्चितता महसूस करते हुए, क्या मैंने गलत अनुमान लगाया होगा? समस्या यही है। एल्डर यू ने आह भरी। यदि कियान परिवार वास्तव में पर्दे के पीछे का काला हाथ था और ब्लैक माउंटेन गढ़ से उसका संबंध था, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दुष्ट साधकों में कियान परिवार के साधक शामिल न होते और उन गृहस्थ पदों में निश्चित रूप से कियान परिवार से एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान वाला साधक होता। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। मो हुआ ने पूछा। एल्डर यू ने आह भरी। मैंने इतने सालों तक कियान परिवार के साथ काम किया है, मैं उनकी कार्यप्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर वे ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ मिलीभगत कर रहे होते तो वे निश्चित रूप से लोगों में घुसपैठ करने, धीरे धीरे उस पर कब्जा करने और गढ़ को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते। और यदि ब्लैक माउंटेन गढ़ वास्तव में कियान परिवार द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह मुख्य गृहस्वामी, भले ही कियान होंग न हो, कियान परिवार का कोई बुजुर्ग होगा। मो हुआ ने पूछा, क्या इसमें भेष बदलना या रूप बदलना शामिल हो सकता है? एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, भेष या रूपांतरण चाहे जो भी हो, आध्यात्मिक शक्ति और आभा एक समान ही रहती है। मैं कियान परिवार के उन कुछ फाउंडेशन बिल्डरों से बहुत परिचित हूँ, उनके मुंह खोलने मात्र से ही मुझे पता चल जाता है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता। मो हुआ को कुछ निराशा हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने कियान परिवार और ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के बीच संबंध खोज लिया है। एल्डर यू ने उत्साहपूर्वक उसका कंधा थपथपाया और कहा, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन हमें और सबूत चाहिए। मैं किसी को कियान परिवार पर कड़ी नजर रखने के लिए कहूंगा ताकि पता चल सके कि वे कोई असामान्य व्यवहार तो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। घर के रास्ते में मो हुआ ने मो शान से पूछा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि यह कियान परिवार है? मो शान ने सिर हिलाया, ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई सुराग नहीं है। मो हुआ थोड़ा निराश लग रहा था। मो शान ने सोचा और कहा, सत्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसमें दरारें न हो। अगर कियान परिवार वास्तव में ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड से जुड़ा है, तो वे अंततः अपने निशान दिखा देंगे। फिर उसने मो हुआ के सिर को छुआ और धीरे से कहा, कुछ बातें यदि तुरंत समझ में न आए तो कोई बात नहीं, बस नजर रखें और अंततः वह दिन आएगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मो हुआ का मूड थोड़ा बेहतर हुआ और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिनों में जब मो हुआ साधना का अभ्यास कर रहा था और आकृतियां बना रहा था, उसने इस मुद्दे पर विचार किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। वह निराश नहीं हुआ। उसे अपने पिता की बातें याद आईं कि सतर्क रहने से उसे अंततः कोई सुराग मिल ही जाएगा। एक दिन झांग लैन मो हुआ को खोजने आए और बोली, इन दिनों सावधान रहें। मो हुआ अचंभित हो गया, क्यों? हो सकता है कोई आपको परेशान करना चाहता हो। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। कियान परिवार? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कियान परिवार पर संदेह था और कियान परिवार को पता चल गया, इसलिए वे उससे निपटना चाहते थे?
ये वास्तव में कियान परिवार नहीं है, लेकिन इसे कियान परिवार माना जा सकता है। झांग लैन ने अस्पष्टता से बात की। मो हुआ ने उसे संदेह से देखा। चाचा झांग, क्या आपने शराब पी रखी है? आप पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं? बकवास, मैंने तो अभी तक पीना भी शुरू नहीं किया है। झांग लैन ने मो हुआ की ओर देखा और शराब का एक बड़ा कटोरा गटकते हुए आगे कहा, ये कियान जिंग है। कियान जिंग? मो हुआ कुछ आश्चर्यचकित था, उसे कियान जिंग से कुछ सुने हुए काफी समय हो गया था। क्या कियान जिंग पागल नहीं था? वो बस कुछ समय के लिए पागल था, पूरी जिंदगी नहीं, झांग लैन ने कहा। इसके अलावा वैध उत्तराधिकारी होने के नाते कियान परिवार उसका इलाज ढूंढ रहा था। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। मो हुआ ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और सोचा, उसे अब भी मुझसे परेशानी नहीं ढूंढनी चाहिए, है ना? झांग लैन ने मो हुआ की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। तुम क्या सोचते हो? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। खैर, ये कहना सचमुच कठिन था। कियान जिंग अपनी ताकत से दूसरों को धमकाने का आदी था और छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेने के लिए कुख्यात था। मुमकिन था कि वह मो हुआ को आसानी से न छोड़े। ऐसे लंपटों में आमतौर पर स्वभाव तो होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता। कुछ सोचने के बाद आंखों में चमक के साथ मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं उसे मार डालूं? झांग लैन ने खांसते हुए जटिल भाव से कहा, मैं ताओवादी न्यायालय का पर्यवेक्षक हूं, क्या आपके लिए मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करना अनुचित नहीं है? मैं क्या होगा अगर के बारे में बात कर रहा हूं। यहां तक कि क्या होगा अगर भी काम नहीं करता। मो हुआ ने आह भरी, चाचा झांग, आप बदल गए हैं। जब आपने मुझे कियान जिन को नुकसान पहुंचाने का इशारा किया था। झांग लैन ने जल्दी से मो हुआ का मुंह बंद कर दिया। मैंने तुम्हें इस बारे में कभी निर्देश नहीं दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया। झांग लैन के पास वास्तव में मो हुआ से निपटने का कोई रास्ता नहीं था और उसने आह भरते हुए कहा, अगर वह सचमुच तुम्हें परेशान करने आया है तो किसी से उसकी पिटाई करवा दो, बशर्ते वह मर न जाए। वरना कियान परिवार को समझाना मुश्किल हो जाएगा। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया। अगले दिनों में मो हुआ ने कियान जिन के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। यदि उसका अनुमान सही था तो कियान जिंग निश्चित रूप से उसे ढूंढने आएगी। और जैसी कि उम्मीद थी, कियान जिंग ने उसे निराश नहीं किया। एक शाम एक पहाड़ की तलहटी में सड़क के एक मोड़ पर कियान जिंग ने कुछ गुर्गों के साथ मो हुआ का रास्ता फिर से रोक लिया। लंबे समय से उसे न देख पाने के कारण कियान जिंग का वजन बहुत कम हो गया था। उसका रंग पीला पड़ गया था, गालों की हड्डियां अधिक उभरी हुई थीं और स्वभाव में उदासी के बीच पागलपन का स्पर्श था। हालांकि वह बहुत बदल गया था, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश और मोह हुआ के प्रति घृणा वैसी ही थी। बिना किसी व्यर्थ बातचीत के कियान जिंग ने सीधे अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, एक साथ हमला करो, पहले उसे अपंग बनाओ। इस बार निश्चितता के लिए वह अपने साथ 5 अधीनस्थों को लाया था। क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर पर 1, क्यूई रिफाइनिंग 8वें स्तर पर 4 और उसके साथ मो हुआ को नीचे ले जाना, जो क्यूई रिफाइनिंग 7वें स्तर पर था, पर्याप्त से अधिक होना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने एक एकांत स्थान चुना जहां न तो राक्षस शिकारी थे और न ही कोई अन्य लुटेरे साधक। इस बार वह अपने पिछले अपमान का बदला लेने और उस छोटे से कमीने महुआ को अपने सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर तुला हुआ था। जैसे ही कियान जिन के शब्द गिरे, कुछ कियान परिवार के शिष्यों ने हमला करने के लिए आगे बढ़े और क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर पर एक ने महुआ पर सीधे हमला करते हुए नेतृत्व किया। महुआ भावशून्य चेहरे के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा, न तो चकमा दिया और न ही टालमटोल की, और फायरबॉल तकनीक का प्रयोग करने के लिए अपना हाथ उठाया। फायरबॉल तकनीक का रंग गहरा था, आकार में बड़ी नहीं थी, लेकिन असाधारण रूप से तेज थी। क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर शिष्य के पास चकमा देने का समय नहीं था और तब तक उसने चकमा देने से भी घृणा करना शुरू कर दिया था। आखिरकार यह एक फायरबॉल तकनीक ही है। पृथ्वी आत्मा मूल के साथ एक शरीर साधक के रूप में वह मजबूत था और ऐसी छोटी आग के गोले की तकनीकों से डरता नहीं था। अधिक से अधिक उसे मामूली चोटें ही लगती थीं। और युवा मास्टर कियान की निगरानी में यह अपनी बहादुरी दिखाने और अच्छी छाप छोड़ने का एक अच्छा अवसर था। इसलिए उन्होंने फायरबॉल तकनीक का सीधा सामना अपनी छाती से किया। क्रिम्सन फायरबॉल तकनीक एक अजीब कंपन के साथ फट गई। गर्म और विकृत आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत ही उसके वक्ष कवच को तोड़ दिया, उसके धड़ को चीर दिया और यहां तक कि उसके हृदय की वाहिकाओं के पास के रक्त को भी वाष्पीकृत कर दिया। असहनीय पीड़ा उसके अंदर तक फैल गई।
क्यूई शोधन 9वें स्तर पर अनजान कियान परिवार के शिष्य ने अपनी आंखें पीछे घुमाई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जितनी तेजी से वह आगे बढ़ा उतनी ही तेजी से वह गिर भी गया। आगे बढ़ रहे अन्य कियान परिवार के शिष्य अचानक रुक गए, उनके हृदय भय से भर गए और चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। क्या ये वास्तव में एक फायरबॉल तकनीक थी? सिर्फ एक फायरबॉल तकनीक और आदमी नीचे गिर गया। पहाड़ की शोर भरी तलहटी अचानक शांत हो गई। कियान परिवार के शिष्य भयभीत थे, लेकिन मुहुआ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह बनी रही। अपनी आधार स्थापना दिव्य इंद्रिय आर तकनीक तथा जल पारण चरण के साथ वह साधारण क्यूई शोधन साधकों के विरुद्ध अजेय था, अपनी इच्छानुसार आक्रमण करने या पीछे हटने के लिए तैयार। इसके अलावा उसके पास मंत्र और संरचनाएं भी थीं। वह असहाय जूनियर फॉर्मेशन मास्टर नहीं था जो न तो मार्शल आर्ट जानता था और न ही मंत्र, तथा जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता था। इसलिए जब कियान जिंग ने उसे उकसाना चाहा तो उसे मदद के लिए पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वह खुद ही इससे निपट सकता था। बस कुछ कियान परिवार के लोग जो कमजोरों को धमकाते थे और ताकतवरों से डरते थे। वे न तो घास काटने जैसी हत्या करने के लिए कुख्यात पाप साधक थे, न ही बिना किसी मिलीभगत के खून के प्यासे दुष्ट साधक थे, और उनके असंगठित हमलों से निपटना आसान था। और मुहुआ भी अपनी फायरबॉल तकनीक की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। जब से उन्होंने इसे सीखा था तब से उन्होंने वास्तविक युद्ध में इसका प्रयोग नहीं किया था। अब जबकि वह आजमाया जा चुका है, उसकी शक्ति सचमुच बहुत बड़ी है। मुहुआ ने संतुष्ट होकर थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने सोचा, फायरबॉल तकनीक की शक्ति इतनी महान नहीं होनी चाहिए थी। कियान परिवार से मुक्त क्यूई शोधन 9वें स्तर के शिष्य को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या गलत था। उसने चकमा नहीं दिया या टाला नहीं, और यहां तक कि विशेष रूप से तैयार की गई आग के गोले को अपनी छाती पर ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। मुहुआ ने अपनी जान नहीं ली, बल्कि खुद को रोक लिया। वह किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता था और न ही झांगलैन या खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता था। लेकिन कियान परिवार के ये शिष्य भी अच्छे लोग नहीं थे। आज उन्होंने कियान जिन के नेतृत्व में एक छोटे से साधक को धमकाने का साहस किया। कौन जानता है कि कल वे कहाँ अत्याचार कर रहे होंगे। भले ही उन्होंने उनकी जान नहीं ली, फिर भी कुछ सबक तो सिखाना ही था। मुहुआ ने अपना हाथ उठाया और फिर से फायरबॉल तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। उसका जादू बहुत तेज था और आग के गोले कुछ ही क्षणों में बाहर निकल आए। कियान परिवार के कुछ शिष्यों को यह भी पता नहीं चला कि मुहुआ की फायरबॉल तकनीक से मारे जाने से पहले क्या हुआ था। अन्य लोग जो समझ गए थे उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीधे आग के गोले की चपेट में आ गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ने हताश होकर लड़ने की सोची और मुहुआ पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी चाल की तकनीक स्पष्ट रूप से उसके तेज हाथों के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वे सीधे आग के गोले से टकरा गए और बुरी तरह गिर गए। और कुछ ऐसे भी थे जो काफी दूर तक भाग गए, लेकिन मुहुआ की जल कारावास तकनीक के कारण उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद एक आग के गोले ने उन्हें नीचे गिरा दिया। आग के गोले उड़े और पीड़ा की चीखें उठी और गिरी, और कियान परिवार के शिष्य एक एक करके गिर पड़े। एक पल में कियान परिवार में केवल कियान जिंग ही बची। कियान जिंग स्तब्ध खड़ा था, मानो वह किसी दुर्स्वप्न में फंस गया हो। अभी क्या हुआ था? मुहुआ, वह छोटा शैतान, 1 इंच भी नहीं हिला। उसने केवल कुछ बार अपने हाथ उठाए, कई आग के गोले फेंके, और उसके साथ लाए सभी साधक एक के बाद एक गिर पड़े। पास न जा सका, पास भी न जा सका। भागने की कोशिश की पर बच न सका। कियान जिन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। मुहुआ, वह छोटा शैतान, इतना भयानक कब हो गया? क्या मैं अभी भी बेहोश हूँ, अभी तक जागा नहीं हूँ, और जो मैंने अभी देखा वह एक भ्रम मात्र था? और मेरे सामने यह व्यक्ति मुहुआ नहीं बल्कि मानव त्वचा पहने एक राक्षस है। कियान जिन की पुतलियां हिंसक रूप से हिलने लगी, वह गहरे आत्मसंदेह में डूब गया। अपनी घबराहट में कियान जिन ने ऊपर देखा और देखा कि मुहुआ दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कान मासूम और चमकदार थी, लेकिन उसमें भयावहता का स्पर्श भी था, जो मासूमियत से भयावह थी। कियान जिन चिल्लाया, जमीन पर गिर पड़ा और कुछ बार छटपटाया, लेकिन उठ नहीं सका। जब तक वह बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मुहुआ उसके सामने चुपचाप खड़ा था। कियान जिन ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, और करीब मत आओ, मुझे मत खाओ। मुहुआ थोड़ा हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कि कियान जिन का पागलपन ठीक हो गया होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कभी कभी उसके मन में पागलपन के भ्रम और बुरे सपनों के अवशेष घूमते रहते थे, जो कभी कभी वास्तविकता के साथ घुल मिल जाते थे।
मोहुआ कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें सिकुड़ी 1000 जून स्टिक निकाली और उसे 1000 पाउंड की तरह नीचे घुमाया। ये प्रहार कियान जिन की बाह पर हुआ, जिससे उसकी बाह टूट गई और उसके हाथ में पकड़े हुए रून भी गिर गए। मेरे सामने ये छोटी छोटी शरारतें कर रहे हो। मोहुआ ने कियान जिन की ओर एक ऐसी मुस्कान से देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। कियान जिन ने दर्द से बचने के लिए अपने दांत भींच लिए, उसका माथा ठंडे पसीने से तर हो गया और उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मोहुआ हो? उसे विश्वास नहीं हुआ। वह केवल 1 या 2 साल तक ही पागल रहा और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि मोहुआ अब वह नहीं रहा जिसे वह पहले जानता था। वह छोटा शैतान जो कभी उसके गले में था, अब अकेले ही उसके साथ खेल सकता था। और वह स्वयं मोहुआ को हराने में असमर्थ था, उसके शिष्य भी मोहुआ को हराने में असमर्थ थे, और यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी योजनाएं भी मोहुआ को एक नज़र में ही पता चल जाती थीं। ये कैसे संभव हो सकता है? मोहुआ ने हैरान भाव से कियान जिन को देखा। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मुझसे पंगा मत लो? कियान जिन गुस्से में था, उसका चेहरा पीला और बैंगनी रंग के बीच बदल रहा था। उसके पिता ने उसे बताया था। वास्तव में होश में आने पर उसे सबसे पहले अपने पिता की चेतावनी के बारे में चेतावनी दी गई थी। मोहुआ को उत्तेजित मत करो। इस चेतावनी ने उसे रोकने के बजाय उसकी नफरत को और गहरा कर दिया। वह कियान वंश का प्रत्यक्ष वंशज था, उसके पिता परिवार के मुखिया थे। तोनशियान शहर की सीमा के भीतर वह हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था। लेकिन अब बार बार वह एक निम्न जन्म वाले आवारा किसान के हाथों मारा गया। इससे भी बुरी बात यह है कि उसके अपने पिता कियान होंग, जो कियान कबीले के मुखिया थे, न केवल उसे बदला लेने में मदद करने में विफल रहे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उसे परेशानी पैदा न करने के लिए चेतावनी भी दी। ये बात कियान जिन के लिए हैरान करने वाली थी। जितना अधिक उसके पिता ने उससे मोहुआ को भड़काने से मना किया, उतना ही अधिक वह अपने दिल में नफरत को कम करने के लिए मोहुआ को मारने के लिए दृढ़ हो गया। लेकिन अब कियान जिन को अंततः समझ आ गया कि उसके पिता ने उसे मोहुआ को उकसाने से क्यों मना किया था। क्योंकि वह सचमुच मोहुआ को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मोहुआ के चेहरे पर भाव अकल्पनीय थे और उसके तरीकों ने कियान जिन के दिल में डर पैदा कर दिया। विशेष रूप से वह मासूम मुस्कान जिसमें दुष्टता का एक अंश भी शामिल था। जब भी कियान जिन को इसके बारे में याद आता तो उसके दिल में ठंडक महसूस होती। मोहुआ ने 1000 जून छड़ी को पकड़े हुए अपनी निगाहों से कियान जिन को देखा। जाहिर तौर पर वह कुछ सोच रहा था। कियान जिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने कठोर शब्दों में धमकी दी, मैं कियान परिवार का वैध उत्तराधिकारी हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। वास्तव में कियान जिन ने अपने कटे हुए हाथ के दर्द की पूरी तरह से परवाह न करते हुए पीछे हटने की कोशिश की और बुदबुदाया, और करीब मत आओ। मोहुआ ने जानबूझकर एक भयावह भाव बनाया और कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम सच सच जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि उसका इरादा पहले कियान जिन को मारने का नहीं था, बल्कि वह तो केवल उसे डराना चाहता था और कुछ सवाल पूछना चाहता था। कियान जिन ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया, ठीक है। मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या बाहरी लोग आपके कियान परिवार में प्रवेश कर सकते हैं? क्या बाहरी लोग? वे लोग जो कियान परिवार से नहीं हैं। कियान जिन ने कहा, जब तक रक्त संबंधी या कोई पारिवारिक संबंध है तब तक तो ठीक है, लेकिन उपचार अच्छा नहीं होगा। इन्हें आमतौर पर संपार्श्विक शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संपार्श्विक शाखाएं अनिवार्यतः परिवार के हाशिए पर स्थित कृषक हैं। क्या तुमने अपने परिवार में किसी अजनबी को देखा है? मोहुआ ने फिर पूछा। कियान परिवार में बहुत से लोग हैं, मेरे लिए सभी को जानना असंभव है। क्या कभी ऐसा कोई साधक हुआ है जो पहली नज़र में आपके कियान परिवार का सदस्य न लगे? कियान जिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप इन सवालों से क्या चाहते हैं? मोहुआ ने कियान जिन को ठंडी नज़र से देखा, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? कियान जिन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसे याद आया कि उसका जीवन मोहुआ के हाथों में है। उसे केवल सवालों के जवाब देने का अधिकार है, सवाल पूछने का नहीं। कियान जिन ने नाराजगी से जवाब दिया, नहीं। मोहुआ ने सावधानी से पूछा, आपने अभी कहा कि कियान परिवार के सभी सदस्यों को पहचानना असंभव है। आप कैसे इतना आश्वस्त हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है? कियान जिन ने गंभीरता से समझाया, सिर्फ दिखने से पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि कोई कियान परिवार का सदस्य है। क्या वे साल भर वहां रहते हैं और क्या उनके काम परिवार के नियमों के अनुसार हैं? अगर कोई बाहरी व्यक्ति कियान परिवार के कपड़े भी पहनता है तो भी उसकी हर हरकत बेमेल ही लगेगी।
मो हुआ की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके अंदर थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। यदि कियान जिंग ने झूठ नहीं बोला था और कियान परिवार में शायद ही कोई बाहरी व्यक्ति था, तो यह संभव था कि कोई दुष्ट साधक प्रवेश नहीं करता था, कम से कम खुले तौर पर तो नहीं। तो फिर क्या आपके कियान परिवार के साधकों ने कोई विचित्र साधना तकनीक अपनाई है? कियान जिंग थोड़ा हैरान हुआ। अजीब साधना तकनीक? जैसे कि वे जो लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करते हैं, उनका खून पीते हैं, या जो दूसरों से पुनःपूर्ति से संबंधित हैं? कियान जिंग ने उपहास किया। भले ही मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता है कि ये दुष्ट कौशल हैं, जिन्हें ताओवादी न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है। कियान परिवार इन्हें क्यों सीखेगा? कियान जिंग का स्वर कुछ व्यंग्यात्मक था। मो हुआ ने नाराज होकर अपने सिर पर छड़ी मारी। यह उपहास क्यों कर रहे हो? अपना रवैया संभालो। मो हुआ ने फॉर्मेशन को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए झटका बहुत शक्तिशाली नहीं था, बस थोड़ा दर्दनाक था। कियान जिंग ने फिर से अपने दांत पीस लिए। जाहिर है कि वह पूरी तरह से शांत नहीं थे, लेकिन उनका स्वर बहुत अधिक सम्मानजनक था क्योंकि उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा से कहा। कियान परिवार के कबीले के नियम दुष्ट कौशल की साधना पर सख्त पाबंदी लगाते हैं। उल्लंघन करने वालों का नाम पारिवारिक अभिलेखों से हटा दिया जाएगा, उनका उपनाम छीन लिया जाएगा और उन्हें परिवार से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा। मो हुआ को कुछ आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि कियान परिवार ऐसा करेगा। हालांकि ये ताओवादी न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए सही तौर पर अपनाया गया एक उपाय भी हो सकता है, जबकि बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने क्या किया, यह अज्ञात ही रहा। मो हुआ ने दूसरा सवाल पूछा, क्या आपके कियान परिवार ने कोई गलत काम किया है? मो हुआ ने प्रश्न बीच में ही रोक दिया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि प्रश्न व्यर्थ था। कियान परिवार हर दिन गलत काम करता था। यदि वे ऐसा न करें तो यह अजीब बात होगी। मो हुआ ने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ और प्रश्न पूछे, जिनका कियान जिंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा था, लेकिन मो हुआ फिर भी कुछ नहीं लेकर आया। वह ये साबित नहीं कर सका कि दुष्ट साधक कियान परिवार में घुस आए थे, न ही वह ये साबित कर सका कि कियान परिवार का कोई भी सदस्य ब्लैक माउंटेन गढ़ में गया था। मो हुआ ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये सच है कि भले ही कियान जिंग उसका सीधा वंशज है, लेकिन आखिरकार वह एक फिजूल खर्ची के अलावा कुछ नहीं है। भले ही कियान परिवार ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ मिलीभगत कर रहा हो, वे कियान जिंग को इसके बारे में नहीं बताएंगे। चूंकि उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकी, मो हुआ के पास कियान जिंग को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने उसे धमकी दी। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरा अपमान किया तो अपनी जान पर खेल जाना। कियान जिंग के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मो हुआ उसे सचमुच जाने देगा। कियान जिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अपने शरीर पर लगी चोटों और जमीन पर पड़े कियान परिवार के शिष्यों को अनदेखा करते हुए, अज्ञात कि वे मृत थे या जीवित, वह खुद ही टोंगक्सियन शहर की ओर भाग गया। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया जब उसने कियान जिंग की पीछे हटती हुई आकृति को देखा। कियान जिंग वास्तव में लोगों को मनुष्य नहीं मानता। वह न केवल बाहरी लोगों को इंसान नहीं मानता, बल्कि कियान परिवार के शिष्यों को भी वह इंसान नहीं मानता। इन शिष्यों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, और अब जब वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जमीन पर गिर पड़े थे, तो उसने उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली, केवल अपनी जान बचाने की चिंता की। अपने पद के बल पर दूसरों को धमकाते हुए, अंदर से डरपोक लेकिन घमंडी, वह खुद एक बड़े खाली थैले के अलावा कुछ नहीं है। कियान परिवार ऐसी विफलता कैसे उत्पन्न कर सकता है? मो हुआ कुछ भावुक हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसे कियान जिंग के वे क्रूर शब्द याद आ गए जो उसने एक बार उससे कहे थे। मुझे बस उसे पहाड़ पर ले जाना है, राक्षस जानवरों को उसका मांस खाने देना है, एक एक करके उसे पीड़ा में मरने देना है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। बिग ब्लैक माउंटेन खतरनाक है। कियान जिंग उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो बिग ब्लैक माउंटेन में जाने का साहस कर सके। इसके अलावा कियान परिवार राक्षस शिकारी नहीं है। वे लोगों को मार सकते हैं, लेकिन लोगों को राक्षस जानवरों को खिलाना उनकी शैली नहीं लगती है। कियान जिंग हताश होकर भाग रहा था, लेकिन भागते समय उसने अचानक पाया कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता। उसके चारों ओर हल्के नीले रंग की जंजीरें बन गईं, जिससे वह पूरी तरह से अपनी जगह पर जकड़ गया। मो हुआ कुछ बार टेलीपोर्ट हुआ और उसके ठीक सामने प्रकट हुआ। कियान जिंग ने गुस्से से कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। मो हुआ की निगाहें गहरी हो गईं।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पहाड़ पर खींचकर राक्षस जानवरों को खिलाना चाहते हो? कियान जिन की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिर भी वह दांत पीसते हुए कहने में कामयाब रहा, हाँ। क्या आपने पहले भी इस तरह का काम किया है? कियान जिन ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं। मुहुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने फिर पूछा, तो कियान परिवार के किसी और ने ये किया है? कियान जिन का दिल थोड़ा कांप उठा और उसने अपना सिर भी हिलाया, लेकिन उसकी आंखें टालमटोल कर रही थीं। मुहुआ का यकीन बढ़ गया और उसकी निगाहें तेज हो गईं। तुमने कियान परिवार के सदस्यों को ऐसा करते देखा है? अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कियान जिन ने जोर देकर कहा, मैंने नहीं किया है। लेकिन उनका दोषी रूप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे और अधिक प्रमुख बना रहा था। मुहुआ की निगाहें स्थिर हो गईं। राक्षस जानवरों को कौन खिला रहा है? कियान जिन ने मुहुआ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वह चिंतित होकर इधर उधर देखता रहा और कहता रहा, कोई नहीं। भले ही मुहुआ ने उसे डराने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वह उसे मार डालेगा, उसने कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। उससे कोई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ मुहुआ के मन में एक विचार आया और वह एक कदम पीछे हटते हुए बोला, अगर आप यह नहीं बताते कि यह कौन है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुझे यह बताना होगा कि यह किस राक्षस जानवर को खिलाया जा रहा है। कियान जिन की अभिव्यक्ति उन्मत्त हो गई। वह ये कहने से डर रहा था कि वह कौन था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तो मुहुआ वास्तव में उसकी जान ले सकता है। ये स्थान एकांत है, यहाँ कोई नहीं है। मुहुआ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये सुविधाजनक है, लेकिन अब मुहुआ के लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई करना उतना ही सुविधाजनक था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद अंततः मृत्यु का भय उस पर हावी हो गया और लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, यह एक सुअर है। मुहुआ की आंखों में चमक आ गई। कैसा सुअर? कियान जिन काफी देर तक हकलाती रही, अपनी बात कहने में असमर्थ रही। मुहुआ ने धीरे से कहा, क्या यह एक सुअर है जो मोटा और बड़ा, गूंगा और मूर्ख है, खून के धब्बों से सना हुआ है? कियान जिन का चेहरा सदमे से भरा हुआ था, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। आप कैसे जानते हो?